नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। नया मंत्रिमंडल ने भी शपथ ले ली है। नए मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा भी हो गया है, लेकिन इसके साथ ही मंत्रिमंडल के अंदर असंतोष के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं और एनडीए में बगावत के स्वर साफ तौर पर सुनाई पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी आजसू से लेकर के एकनाथ शिंदे की शिवसेना और स्वयं भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की तरफ से असंतोष के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं। तो क्या ये सरकार लंबी चल पाएगी? क्या नरेंद्र मोदी इस तरीके से दबाव में काम कर पाएंगे? इस सब की समीक्षा करने के लिए टीवी लाइव पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। आइए सुनते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंशभाग। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके अपनी राय भी बताइए। हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के लिए तीसरा कार्यकाल बड़ा उलझाने वाला साबित होता जा रहा है। अभी शपथ लिए हुए एक दिन भी नहीं बीता है। आप जानते हैं कि कल ही शाम को लगभग 7:30 बजे नरेंद्र मोदी ने शपथ ली और शपथ लेने के बाद गठबंधन के सभी साथी अपने तेवर दिखाने लगे हैं या दिखाने शुरू कर दिए हैं, ये कह सकते हैं। ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि एक अकेला सब पर भारी कहने वाले नरेंद्र मोदी इस बार गठबंधन सरकार में बुरी तरह फंस गए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी को कभी महागठबंधन या गठबंधन जो भी कहें उसमें बने रहने की आदत ही नहीं रही और न ही गठबंधन सरकार चलाने का कोई एक्सपीरियंस है, कोई अनुभव उनके पास है। 2001 से 2014 तक गुजरात के सीएम के तौर पर या 2014 से 2024 तक देश के पीएम के तौर पर मोदी ने जितनी भी सरकारें चलाई अपनी मनमानी से चलाई। बीजेपी का बहुमत रहा तो मोदी इसे अपने दबदबे के लिए इस्तेमाल करते रहे, लेकिन अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। दोस्तों, बीजेपी को बहुमत नहीं मिला और मोदी को मजबूरन एनडीए का गुणगान करके सत्ता में आना पड़ा और अब सत्ता में तो आ गए हैं, लेकिन क्या गठबंधन में सत्ता संभाल पाएंगे, यह सवाल उठ रहा है, क्योंकि केरल से लेकर महाराष्ट्र तक और यूपी से लेकर बिहार तक बगावत के सुर उठने लगे हैं। केरल से पहली बार बीजेपी को जीत दिलाने वाले मलयाली एक्टर सुरेश गोपी, जो बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं केरल में, सुरेश गोपी को मोदी ने मंत्रिमंडल में कल जगह दी। उन्होंने शपथ भी ले ली, लेकिन फिर एक चैनल पर एक मलयाली चैनल पर उन्होंने कहा कि मैं जल्द ही इस पद से मुक्त होना चाहूंगा। ये देखिए, सुरेश गोपी हैं। इन्होंने सुबह सुबह इनकी खबर आई कि ये कह रहे हैं कि मैं जल्द ही इस पद से मुक्त होना चाहता हूं ताकि जो फिल्में हैं उन फिल्मों के लिए मैं वक्त दे पाऊं। जब इस बयान पर सवाल उठे, दिन भर सवाल उठते रहे कि आखिर सुरेश गोपी पद संभालने के 24 घंटे के भीतर ही पलट क्यों गए, तो उनकी सफाई आ गई कि मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। ये सब कह रहे थे यहां सुरेश गोपी, यानी अभी वो मंत्री बने रहेंगे ये तो कह रहे हैं, लेकिन क्या इस किसी दबाव के कारण ये कह रहे हैं सुरेश गोपी या कोई और कारण है? लेकिन 24 घंटे में ये पलटते हुए क्यों दिखाई दिए? और इसी तरह अगर आप महाराष्ट्र में जाएं तो महाराष्ट्र में प्रफुल्ल पटेल की बात आपको सुनाई थी कल हम लोगों ने। प्रफुल्ल पटेल जो अजित पवार गुट के एनसीपी के सांसद हैं, उन्होंने ये कहकर राज्य मंत्री पद लेने से कल इनकार कर दिया था कि यूपीए में मैं कैबिनेट मंत्री था, यानी अजीत पवार वाली एनसीपी डिमोशन वाली बीजेपी की चाल को स्वीकार नहीं करेगी। जरा सुन लेते हैं प्रफुल्ल पटेल ने कल क्या कहा था। एक छोटी सी बाइट प्रफुल्ल पटेल की सुनेंगे और प्रफुल्ल पटेल ने कल की बात है ये, अजीत पवार वाली एनसीपी और डिमोशन वाली बीजेपी की चाल को स्वीकार नहीं करेगी। और सबसे बड़ी बात कि प्रफुल्ल पटेल ने यहां इस पद को छोड़ा, लेकिन दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना की भी नाराजगी अब सामने आ गई है। एकनाथ शिंदे के पास 7 सीटें हैं, लेकिन उसे मंत्री पद में मंत्रिमंडल में एक भी जगह नहीं मिला है। पहले पटेल और कह रहे हैं कि मैं पहले ही अगर कैबिनेट मिनिस्टर रह चुका हूं तो राज्य मंत्री लेकर क्या करूंगा। उधर एकनाथ शिंदे वाली जो शिवसेना है उसकी भी नाराजगी है और उसे भी एक राज्य मंत्री का पद मिला है और इसलिए ये श्रीरंग वारणे
जो हैं इन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। शिवसेना के सांसद हैं और उन्होंने कहा है कि कई सालों से शिवसेना केंद्र सरकार का साथ देती आई है। कल शिवसेना को एक राज्य मंत्री का पद मिला है, लेकिन मुझे लगता है कि शिवसेना को केंद्रीय मंत्री का पद मिलना चाहिए था। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगा कि पार्टी को एक कैबिनेट मंत्री का पद मिलना चाहिए था। मैंने सिर्फ अपनी बात रखी है, इसमें न मेरा और न ही पार्टी का कोई रोष है, कोई नाराजगी नहीं है, ये कह रहे हैं। लेकिन आखिर जब नाराजगी नहीं है तो ये बात कैसे आपने रख दी? और ये कह रहे हैं कि ये मेरी व्यक्तिगत राय है, लेकिन अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। एक राज्य मंत्री का पद मिला है, जबकि हमारे पास 7 सांसद हैं। जी हां, 7 सांसद हैं और उधर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान हैं और इनके कारण ही, यानी शिंदे के कारण ही, एकनाथ शिंदे के कारण ही वहां पर बीजेपी जो है वह सत्ता पर काबिज है। उसके बाद भी बीजेपी ने यहां इनको राज्य मंत्री का पद दिया है। और इसके साथ साथ आपने यहां सुना, ये कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी को कैबिनेट में जगह मिली, जबकि उनके एक सांसद खुद अकेले सांसद हैं और 2 सांसद वाले जेडीएस, वहां कुमार स्वामी को आपने दे दिया कैबिनेट मंत्री का पद। उसके बाद 5 सांसद वाले चिराग पासवान को आपने कैबिनेट मंत्री का पद दे दिया। तो 7 सांसद वाले शिवसेना शिंदे गुट को आप कैबिनेट में क्यों नहीं रख रहे हैं? यह नाराजगी आपने देख ली। तो महाराष्ट्र के दोनों गुट जो अभी बीजेपी के साथ हैं, दोनों गुट नाराज हैं, यानी शिंदे भी नाराज हैं और उधर अजीत पवार भी नाराज हैं। यानी इस बार महाराष्ट्र में एक फिर से बड़ा खेला होने के लिए मैदान सज गया है, यह कह सकते हैं। उद्धव गुट वाली शिवसेना ने तो अपने अखबार सामना में यहां तक दावा कर दिया है कि अजीत पवार गुट अमित शाह को गृह मंत्री बनते नहीं देखना चाहता है। अब मोदी अजीत पवार की बात को ध्यान देंगे, यानी अजीत पवार को भाव देते हैं या अमित शाह को भाव देते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। उधर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सिर पर पद से हटने की तलवार लटक रही है दोस्तों। उनके पद, यानी कि वो मुख्यमंत्री पद पर विराजमान है योगी आदित्यनाथ, और उनके ऊपर एक तलवार लटक रही है और ऐसी लटक रही है कि अब कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह ने यह कहकर धमाका कर दिया है कि एटा सीट से वो भीतरघात के कारण हारे हैं। आखिर ये भीतरघात कैसे, किसने करवाई? और इशारा उनका योगी आदित्यनाथ की तरफ है और तमाम जितने भी बीजेपी के हारे हुए नेता हैं उत्तर प्रदेश में, सब कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने हरवा दी है। इसलिए अब सवाल उठ रहे हैं कि यूपी में घुटनों पर आ गई बीजेपी अब विधानसभा चुनावों तक क्या रेंगने पर मजबूर हो जाएगी? यह देखना भी होगा। वहीं अब चलिए बिहार, उत्तर प्रदेश से। बिहार में एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा हैं, उनका भी कहना है कि वो भीतरघात के कारण हारे हैं, यानी अपनी हार के लिए वो बीजेपी को जिम्मेदार मान रहे हैं। चिराग पासवान तो खैर 5 सीटें लेकर मंत्री पद पा ही गए हैं, कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सीटें देने वाले नीतीश कुमार क्या जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को अपने साथ मंत्रिमंडल में बर्दाश्त करेंगे? और कब तक बर्दाश्त करेंगे, यह भी देखना होगा। इस बीच बीजेपी के अपने सांसदों के बीच भी मंत्री पद को लेकर हलचल है और काफी खींचतान है अंदर खाने, क्योंकि एक तरफ मोदी ने उन लोगों को अपने साथ रखा जिन्हें वो दूसरे दलों से तोड़कर लाए थे, जैसे रवनीत सिंह बिट्टू, जितिन प्रसाद, जयंत चौधरी, ये वही इन सबको ये अपने साथ रख लिए, यानी कि इन सबको ये अपने साथ मंत्री बना लिए नरेंद्र मोदी। वही अपने कुछ नेताओं को खाली हाथ भी रखा है। और ऐसे में क्या वो नेता शांत बैठेंगे या बीजेपी में बगावत की मशाल थाम लेंगे, यह देखना होगा। आप देख लीजिए स्मृति ईरानी जो लगातार रही नरेंद्र मोदी के बाएं दाएं, लेकिन स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, ऐसे नेता क्या चुप बैठेंगे? रविशंकर प्रसाद क्या चुप बैठेंगे? ऐसे बहुत सारे नेता हैं और बहुत तो ऐसे हैं जिनको टिकट तक नहीं दिया गया और उनको बाहर बैठा दिया गया दर्शक दीर्घा में। जैसे यहां दिल्ली में हर्षवर्धन को आप देख लीजिए, कितने हैं ऐसे जिनको बिल्कुल बाहर बैठा दिया गया। वैसे मोदी की सबसे बड़ी मुश्किल तो दोस्तों यही रहेगी कि वो गठबंधन के सहयोगियों के साथ काम कैसे करेंगे, क्योंकि उनकी कार्यशैली, काम करने का जो तरीका है, किसी से कुछ कहने सुनने वाला नहीं है। यानी किसी से न कुछ कहते हैं न ही किसी की सुनते हैं, बल्कि सीधे फैसले सुनाने की रही है नरेंद्र मोदी की कार्यशैली। और घटक दल, खासकर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इस तरह की धौंस पट्टी को कैसे सहन कर पाएंगे? वो सहन करने के आदी नहीं है, आप जानते हैं, क्योंकि हमेशा नीतीश बाबू भी
किसी न किसी रूप में नाराज होते हैं, बाहर हो जाते हैं और बात नहीं, वो नहीं सुनते किसी की धौंस। और न ही चंद्रबाबू नायडू। आप याद कीजिए 2018 में जब चंद्रबाबू नायडू अलग हुए थे एनडीए से, तो उन्होंने कितने सारे आरोप लगाए थे। तो क्या इस बार सत्ता की खातिर दबे दबे रहेंगे नरेंद्र मोदी, यह माना जाए, या गठबंधन धर्म न निभाने के कारण सत्ता से हाथ धो देंगे नरेंद्र मोदी, यह माना जाए? गठबंधन सरकार में कैसे बुरे फंसे हुए हैं नरेंद्र मोदी, यह आज जानने की हम कोशिश करेंगे। और ये देखिए उपेंद्र कुशवाहा हैं, क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं उपेंद्र कुशवाहा को। बहुत चलिए, उपेंद्र कुशवाहा की बात हालांकि मैंने आपको सुना दी। तो उपेंद्र कुशवाहा से लेकर तमाम, उपेंद्र कुशवाहा चाहते थे कि ये सांसद बने, फिर मंत्री बने, लेकिन इनके सामने पवन सिंह जैसे एक्टर को खड़ा कर दिया गया, और जो शत्रुघ्न सिन्हा के सामने खड़े होते थे। और इनका कहना है कि बीजेपी ने खास तौर पर मेरे सामने खड़ा किया ताकि वहां ट्रायंगुलर मुकाबला हो जाए और मैं हार जाऊं, और ये हार गए। तो ऐसे बहुत हैं। आप चाहे उत्तर प्रदेश देखिए, बिहार देखिए, या चाहे आप बंगाल और उधर महाराष्ट्र देखिए, हर तरफ यही हाल, और कुछ यही कमोबेश हाल जो है वो गुजरात, राजस्थान का भी है। क्या नरेंद्र मोदी बुरी तरह फंसे हुए हैं, ये अपनों के बीच और साथ साथ अपने जो गठबंधन धर्म के नेता हैं उनके बीच भी। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी तैयारियां कर रही है। हरियाणा में चुनाव है, आप जानते हैं, इसी साल हरियाणा विधानसभा का चुनाव है, इसी साल महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव है, इसी साल झारखंड विधानसभा का चुनाव भी है, और इसी साल जम्मू कश्मीर विधानसभा का भी चुनाव होना है। दीपेंद्र हुड्डा, आज एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में 50 सीटें आई हैं हरियाणा में। 50 सीटें कांग्रेस के खाते में और 50% सीटें, माफी चाहूंगा, 50 नहीं, 50% सीटें गई हैं बीजेपी के खाते में, यानी 5-5 सीटें। दीपेंद्र हुड्डा जो हैं ये काफी उत्साहित हैं और ये कह रहे हैं कि अगली सरकार हमारी आएगी। आज उन्होंने मुलाकात की सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से, और एक अलग मुलाकात आप जानते हैं। ये विजुअल्स आप देखिए, जरा फुल स्क्रीन ला सकते हैं तो ले आइए, और इस विजुअल के जरिए आप समझ सकते हैं एक आत्मीयता यहां साफ दिखाई दे रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पहुंची, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, और ये इन तमाम नेताओं से, और राहुल गांधी एक लंबे वक्त के बाद पायजामा कुर्ता में नजर आ रहे हैं, यूनिफॉर्म चेंज नजर आ रहा है राहुल गांधी का। तो ये सब कुछ, और इन सब के बीच उधर नरेंद्र मोदी की सरकार कैसे आगे बढ़ रही है, कैबिनेट विस्तार जो है वो धीरे धीरे हो रहा है, और पोर्टफोलियो की खबर आ रही है कि पोर्टफोलियो बांटे जा रहे हैं। पोर्टफोलियो में किसको क्या मिले, परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों को ले आइए, चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए। सुनील शुक्ला जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं, हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्तों, साथी, शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। और सीधा आना चाहता हूं सबसे पहले डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास। प्रकाश जी, कैसे आप देखते हैं, यहां से जरा समझूं, नरेंद्र मोदी कि धड़कनें तो बढ़ी हुई हैं, ये साफ दिखाई दे रही हैं, और हालांकि अभी से थोड़ी देर पहले और धीरे धीरे करके किसके हवाले, देखिए शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बनाया गया है। स्क्रीन पर नीचे जो ब्रेकिंग न्यूज है इसमें हम लगातार देते जाएंगे किसको क्या पोर्टफोलियो मिला है। धीरे धीरे वो पोर्टफोलियोज हमारे पास आ रहे हैं, पूरी लिस्ट एक साथ नहीं आई है, पूरी लिस्ट आएगी तो हम दिखा देंगे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बनाया गया है, और उसी मध्य प्रदेश से पहले नरेंद्र सिंह तोमर थे कृषि मंत्री, उनको फिर विधायक बना दिया गया। शिवराज सिंह चौहान विधायक और मुख्यमंत्री से अब यहां पहुंच चुके हैं कृषि मंत्री तक में, और राजनाथ सिंह को फिर से रक्षा मंत्री बनाया गया है, और वही पुराना पोर्टफोलियो है। और वैसे ही कुछ और नाम यहां सामने आ रहे हैं, वो सारे नाम आप तक, नितिन गडकरी देखिए, वही पुराना मंत्रालय, उनको सड़क परिवहन मंत्रालय मिला है। ये सब कुछ नीचे आप देखते जाइएगा, ये चर्चा हम करते रहेंगे। लेकिन इसकी ये यहां क्यों मैं कह रहा हूं कि इस पर आप गौर फरमाइए, इसलिए क्योंकि लड़ाई यहीं से शुरू होती है। पहले कैबिनेट में जगह नहीं, फिर उसके बाद कैबिनेट या जहां भी जगह मिली, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार या कैबिनेट, जहां भी जगह मिली है वहां हमारे मन मुआफिक आपने पोर्टफोलियो नहीं दिया। अगर यह भी है तो यह भी लड़ाई की जड़ है, और उसके साथ साथ टीडीपी नाराज है कि हमको हमारा
स्पीकर चाहिए। और ये नाराजगी आज शिवसेना उद्धव गुट की जो पत्रिका है, अखबार जो है सामना, उसने एडिटोरियल में खूब छाप दिया है अच्छे से, कायदे से। और उनका यह भी कहना है कि अमित शाह को गृह मंत्री नहीं बनाना है। लेकिन अमित शाह को गृह मंत्री नहीं बनाएंगे तो क्या, यहां देख लीजिए, जीतन राम मांझी को एमएसएमई, अमित शाह को गृह मंत्रालय दे दिया गया है, यह भी खबर आ रही है। और यानी पुराना जो पोर्टफोलियो था कैबिनेट का, वही पोर्टफोलियो लगभग वही है। और सीआर पाटिल जल शक्ति मंत्री बने हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान को, ये मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा मंत्रालय, और शहरी धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री थे पहले, अभी भी हैं। ये सब कुछ आपके सामने। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आगे कैसे आप देखते हैं, और यहां से जरा गठबंधन सरकार और गठबंधन धर्म कितना पालन करते हुए नजर आएंगे नरेंद्र मोदी? राजीव जी, अब तक दो कार्यकाल में नरेंद्र मोदी ने अपनी मनमर्जी का काम किया। जब उन्हें लगा नोटबंदी कर दी, जब उन्हें लगा लॉकडाउन लगा दिया, अपनी मर्जी से फैसले किए। लेकिन अब उनको जीपीएस सिस्टम पे चलना पड़ेगा। आपकी गाड़ी में जीपीएस सिस्टम होगा, गाड़ी कहां जाएगी? तो अब मोदी जी की सरकार में जो जीपीएस है वो आरएसएस का है और नागपुर से संचालित होता है। जैसे आपकी गाड़ी में आपको बताना होता कि आपको नोएडा जाना है दिल्ली से, तो बताता कि 1 किलोमीटर जाने के बाद आप बाएं मुड़िए, फिर 3 किलोमीटर सीधे चलिए, फिर दाहिने मुड़िए, वगैरह वगैरह। ऐसे अब जो संघ का जीपीएस है वो बताएगा कि आपको कहां जाना है, आपको पीछे आना है, आपको आगे आना है, आपको रुकना है। और उसी की तैयारी है मोदी जी की। जो बात आपने कही कि मोदी जी को आदत है इस तरह की बातों की, तो आदत उनको डालनी पड़ेगी। अभी मैंने एक शेर पढ़ा था, उसका मजमून ये था कि बारिश लगातार हो रही है और सारे पुल खतरे के निशान से ऊपर हैं। तो जब पुल खतरे के निशान से ऊपर हों और बारिश रुकने का नाम ना ले, तो ऐसे में बहुत सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। और अब प्रधानमंत्री के सामने यही चुनौती है कि वे कितना सोच समझकर कदम उठाते हैं। क्योंकि फिर वही बात है, ये सरकार, एनडीए की सरकार आटे का दिया है, घर में रखेंगे तो चूहे खा जाएंगे, बाहर रखेंगे तो कौवे खा जाएंगे। एक पुराना मुहावरा है गांव में। तो वही स्थिति है, घर में रखें तो परेशानी, बाहर रखें तो परेशानी। अपने लोगों को पद दें तो परेशानी, केरल के सांसद को पद दें तो परेशानी, जो कहता है कि भाई शपथ लेने के बाद मलयाली टीवी को कहता है कि भाई मुझे तो नहीं बनना है मंत्री, मैं तो सांसद में ही खुश हूं। और फिर डंडा पड़ता है या उसे समझाया जाता है तो कहता है कि नहीं, मेरे कहने का आशय ये नहीं था। शिंदे गुट अलग नाराजगी व्यक्त कर चुका, अभी आपने बयान दिखाया। कहते हैं कि जब अकेले जीतन राम मांझी एक सांसद हैं और वो केंद्र में मंत्री हो सकते हैं, कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं, तो हमारे शिंदे गुट को कैबिनेट पद क्यों नहीं मिला? जब ऐसे कई उदाहरण उन्होंने दिए। और जो बात प्रफुल्ल पटेल की, तो प्रफुल्ल पटेल को तो संतुष्ट करने का एक कारण ये कि प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ जो ईडी का एक बड़ा मामला था, एक ट्रिब्यूनल ने उनके पक्ष में फैसला दिया है। सीजे हाउस जो वर्ली में है, उसमें 35,000 स्क्वायर फीट का एक प्लेस है, पूरा एक बड़ी जगह है। वो जगह ईडी ने एक्वायर की थी, उसको वापस देने का फैसला किया गया, जिसके बाजार में कीमत 180 करोड़ रुपए बताई जाती है। इससे ज्यादा भी हो सकती है आज की तारीख में, क्योंकि जिस सीजी हाउस की बात कर रहे हैं उसका इंटीरियर ही करीब 15,000 रुपए स्क्वायर फीट का बताया जाता है। तो आप अंदाज लगाइए, जिन लोगों के इतने हित छुपे हों, वो कैसे कोई खुल के बात करेगा? मुझे लगता नहीं है कि कोई खुल के बात करेगा। लेकिन अब शुरुआत देखिए, शुरुआत से ही बगावती सुर नजर आए। शपथ लिए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और लोगों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। और जब कहा गया तो कहते कि हमारा ये उद्देश्य नहीं था, हमें कुछ विरोध नहीं करना। अब देखिए, नायडू साहब के यहां से, नायडू साहब के बेटे ने भी, जो अखिलेश यादव की तरह जिनके पिता सीएम थे, ये भी सीएम बनना चाहते हैं। नायडू साहब के बेटे बोलते हैं कि हम तो मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में हैं और हम तो यही करना चाहते हैं। तो अभी तो केवल पदों की बंदर बांट है। अभी तो सांसदों को मेंढकों की तरह तोला जा रहा है। लेकिन जब मुद्दों की बात होगी, और फिर ऊपर से एक सशक्त विपक्ष इस बार है, जो राहुल गांधी कह चुके हैं कि हम मुद्दों को संसद में उठाएंगे। और यह बात भी होगी कि पिछले दो
कार्यकाल में मोदी जी को विपक्ष के नेता से संपर्क नहीं पड़ा। अब उन्हें विपक्ष के नेता से भी मुकाबला करना पड़ेगा और विपक्ष का नेता तगड़ा होगा, दमदार होगा, मीडिया को उसको दिखाना पड़ेगा, दूरदर्शन को उसे दिखाना पड़ेगा, स्पीकर कोई भी हो उसे विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष को समय देना होगा बोलने के लिए। तो ये सारी चीजें होंगी। सबको देखकर लगता है कि मोदी जी के लिए राह आसान नहीं है। राजीव जी, आसान नहीं है, ये इसकी चर्चा कर रहे थे। जरा जल्दी से दीपक जी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे भी समझो। देखिए, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और खासकर जो प्रमुख राज्य हैं, इन राज्यों में नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है। आखिर कल एक मंत्री पद वापस कर दिया जाता है अजित पवार गुट की तरफ से, एनसीपी की तरफ से। आज उसी महाराष्ट्र में देखिए तो शिवसेना शिंदे गुट कह रहा है कि क्या 7 सांसद चुन के आए हैं हमारे, उसके बाद आप मुझे सिर्फ राज्य मंत्री दे रहे हैं, और जीतन राम मांझी एक सांसद के रूप में उनको कैबिनेट में आप जगह दे रहे हैं। ये आखिर ऐसा क्यों, ये दोहरा रवैया क्यों, ये सवाल पूछा जा रहा है। दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि केरल से जो जीत के एक सीट जीत करके आए, उनका कहना है कि मैं मलयाली एक्टर हैं, मलयाली फिल्म करना चाहता हूं, इसलिए मुझे अभी इससे विराम चाहिए। मैं वो 24 घंटा नहीं बीता कि वो अपना पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। क्यों आखिर ऐसा हो रहा है? और सबसे बड़ी बात कि टीडीपी का कहना है कि हमको हमारा स्पीकर चाहिए। और आप याद कीजिए कि हमारे ही इसी कार्यक्रम में जब इंटरव्यू दे रहे थे, जुड़े थे एक्सक्लूसिवली हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह, तो उन्होंने कहा था कि टीडीपी को अगर, उनके स्पीकर को अगर लेकर नहीं आती है बीजेपी, तो हम लोग इंडिया गठबंधन की तरफ से उनको समर्थन देने के लिए तैयार हैं। यानी कि आने वाले समय में और गुल खिलते हुए हम देखेंगे, साफ दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश में अंदर खाने भूचाल आया हुआ है। जब आएंगे सुनील जी के पास तो उत्तर प्रदेश की हालत जरूर उनसे समझेंगे कि क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में। लेकिन ओवरऑल क्या गठबंधन धर्म निभा पाएंगे नरेंद्र मोदी? आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल इसलिए कि 2001 से 2014 और 2014 से लेकर के 2024 तक नरेंद्र मोदी ने गठबंधन की बात ही नहीं की। नरेंद्र मोदी के मुंह से कभी भी एनडीए शब्द नहीं निकला, और आज अब अचानक और सिर्फ एनडीए कर रहे हैं। वो क्यों आखिर? और क्या नरेंद्र मोदी ने अपने आप को यहां से सुधार लिया है, या नरेंद्र मोदी यहां से परेशान हैं इसलिए और किसी भी हाल में उनको सत्ता चाहिए तो आज वो ये बात कर रहे हैं? दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। पप्पू यादव आज आकर मुलाकात करते हैं कांग्रेस से, प्रियंका गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से, और कहते हैं कि हमारा पूरा सपोर्ट, पूरा समर्थन, हम कांग्रेस के साथ हैं। और इस प्रकार मल्लिकार्जुन खड़गे ट्वीट करके जवाब इसकी घोषणा करते हैं कि कांग्रेस का कुनबा बढ़कर 101 हो गया है, सांसद अब 101 हो गए हैं कांग्रेस के पास। क्या देखते हैं आप दोनों तरफ से देखा जाए तो, गठबंधन सरकार और विपक्ष? दीपक जी। मुख्य मुद्दा है, उसके पहले मैं अपने दर्शकों के लिए एक थोड़ी सी जानकारी ये देना चाहता हूं कि हमने ये देखा कि जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, ये गांधी परिवार से मिलती हैं। कुछ लोगों को आश्चर्य हो सकता है कि ये क्या कारण है, कौन सी कूटनीतिक ये रिलेशन है। तो मैं ये बता दूं कि जब शेख मुजीब, इनके पिताजी का जब हत्या हुई थी और उनके परिवार के 7-8 लोगों को मार दिया गया था, और शेख हसीना उस समय काफी कम उम्र की थी और वो रह रही थी उस समय कहीं विदेश रह रही थी। इंदिरा गांधी ने इनको भारत बुलाया, और जब तक वहां पर राजनीतिक स्थिरता नहीं हो गई तब तक शेख हसीना भारत में रही। उनकी एक बहन और थी, वही दोनों बच गए थे, बाकी उनका पूरा का पूरा परिवार है लगभग समाप्त हो गया था। तो ये जो है, ये भारत का बहुत बड़ा ऋण है। भारत ने बांग्लादेश तो बनाया ही बनाया था, इंदिरा गांधी की ही वो देन थी। लेकिन शेख हसीना आज जो जीवित है तो उसका एकमात्र कारण यह है कि इंदिरा गांधी ने उनको बुलवाकर उन्हें सुरक्षित रखा था, इसलिए वो ऋणी हैं और आती हैं। ये इसी का एक संदर्भ ये होता है कि हमारे पूर्वजों ने, राजनीतिक पूर्वजों के पास कितनी अच्छी कूटनीतिक क्षमता थी, वो उन्होंने एक प्रकार से आज तक उसका फायदा जो है भारत को मिल रहा है। मोदी जी ने कुछ लोगों को जो बुलाया है, जो उनके शपथ ग्रहण समारोह में कल उपस्थित थे, उसमें कुछ राष्ट्र नहीं थे, कम से कम पड़ोसी देश हमारा पाकिस्तान नहीं था। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान को न बुलाने का क्या कारण था, जबकि पहली बार जब उन्होंने शपथ लिया था तो पाकिस्तान था।
मैं ये नहीं कहता कारण होगा, तो लेकिन इस कारण का खुलासा किया जाना चाहिए और जनता को ये जानने का पूरा हक है कि आपकी विदेश नीति के अनुसार 10 साल पहले आप बुलाते हैं किसी राष्ट्रपति को अपने पड़ोसी देश के, आज किसी को क्यों नहीं बुलाया गया और उसके पीछे कारण क्या है, ये केवल बताना चाहिए। राजू जी, मैं मुख्य मुद्दे पे आता हूं। मोदी जी का देखिए, ये छोटी मोटी अब जो बड़ी होती जाएगी, कुछ दरारें हमें अभी से दिखने लग गई हैं और ये एंटिसिपेट किया था, सब लोगों का पूर्वानुमान यही था कि मोदी जी की फितरत ही नहीं है सबके साथ काम करने की। लेकिन जिस प्रकार से ये माना गया था कि अमित शाह को गृह मंत्रालय नहीं दिया जाएगा, तो मोदी जी ने दिया है। रक्षा मंत्री जो है वो भी वही है। नितिन गडकरी के बारे में कहा जाता था कि इनके भी पर जो है वो मोदी साहब की ओर से काटे जा सकते हैं, उनको कोई ऐसा दूसरा मंत्रालय भी दिया जा सकता है, लेकिन वो भी बने हुए हैं। कुछ मामलों में ऐसा लगता है कि एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है। देखिए, मुख्य रूप से मोदी जी को या इस सरकार को खतरा किससे है, कौन से सहयोगी दलों से है? वो केवल टीडीपी और नीतीश बाबू की जो पार्टी है जेडीयू, इन दोनों को साधना जो है वो प्रमुख रूप से इनकी एक तरह से कसौटी होगी। जो जीएमसी बालयोगी थे, अटल बिहारी वाजपेयी के समय टीडीपी के ही थे और वही अध्यक्ष थे। वो एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए थे। उसके बाद जो बचा समय था, उस समय शिवसेना के मनोहर जोशी हैं, वो लोकसभा के वो अध्यक्ष बने थे। इसका मतलब ये है कि आपके सामने ये परंपरा है कि आप अपने सहयोगी दलों को अध्यक्ष पद दें। ये इस परंपरा को फिर से याद दिला रही टीडीपी। मुझे ऐसा लगता है कि टीडीपी बाकी चीजों में बहुत ज्यादा जिसको हम कहते हैं कि नुक्ताचीनी नहीं करेगी, बहुत ज्यादा दखलंदाजी नहीं करेगी, लेकिन इस बात के लिए तो निश्चित रूप से बड़ी मांग करेगी कि ठीक है, हम इतने बड़े हम इतने लोगों को लेके आए हैं, 16 हमारे सदस्य हैं, फिर भी कैबिनेट मंत्री आपने एक ही दिया है, हमारा आकार बहुत बड़ा है, उसके मुकाबले आपको ज्यादा देना चाहिए, ये कह सकती है। लेकिन अभी वो शायद इसलिए शांत है क्योंकि देखिए, परस्पर हित भी जो है इन लोगों के जुड़े हुए हैं। टीडीपी चंद्रबाबू नायडू के साथ यह है, आपको पता है कि वो भी ईडी की सेवा पा चुके हैं, वो प्रसाद पा चुके हैं ईडी का, तो वो ऐसा कोई भी काम अब नहीं करना चाहेंगे कि जिनके कारण उनकी जो लोकल जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं उसको दिक्कत आए। हालांकि इस समय बहुत स्ट्रांगली आए हैं वो, और वहां पे उन्हें कोई खतरा नहीं है फिलहाल। उल्टे भारतीय जनता पार्टी जो है वो टीडीपी पे आश्रित है, लेकिन आंध्र प्रदेश में टीडीपी जो है या चंद्रबाबू नायडू भाजपा पे बिल्कुल वो आश्रित नहीं है। तो सवाल ये है कि आखिर वो क्यों चलाना चाहते हैं, क्या कारण है कि वो समर्थन देंगे? मुझे ऐसा लगता है कि अपने विकास के कामों के लिए, देखिए चंद्रबाबू नायडू जो है उनका एक बहुत फोकस ये रहता है कि जब भी वो आते थे, पहले भी दिल्ली आया करते थे, कई तरह की मांगे लेके आते थे और बहुत अच्छे बार्गेनर माने गए हैं। वो अभी ये चाहेंगे कि लंबे समय के बाद जब वो बने हैं मुख्यमंत्री, तो उनका फोकस फिलहाल केंद्र पे उतना नहीं रहेगा जितना अपने राज्य पे रहेगा। सबसे पहले उन्हें राज्य में अपने जो तमाम जो रुके हुए उनके समय के जो काम है वो सारे के सारे जो है वो उन्हें वहां निपटाने हैं, तो केंद्र का वो भरपूर फायदा उठाएंगे। लेकिन असली बात यह है कि अब जो है हमें ये भी डिस्कस करना चाहिए कि जो मोदी सरकार क्या करेगी, एनडीए क्या करेगी, मोदी कैसे अपनी नैया को पार लगाएंगे, उन्हें क्या क्या संकट आएंगे, वो तो बहुत ही स्पष्ट है कि कई मामलों पे टकराव होगा। अभी तो जो कोर इश्यूज हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की ताकत रहे, खासकर मुस्लिमों को लेकर उनका रवैया, उसके बाद जातिगत जनगणना, बहुत सारी चीजें जो है उस पर टकराव होना ही होना, ये बात तो तय है। असली बात यह है कि अब इंडिया क्या करे, इंडिया को इसके आगे देखना होगा। ये सरकार सब मान रहे हैं कि अपने अंतर विरोधों से अपने बोझ तले कभी भी दब सकती है, लेकिन इंडिया और कांग्रेस वो इसका इंतजार न करे, वो उसी कहानी को आगे बढ़ाए जो चुनाव के पहले पहले तक वो लेके आए थे। मतलब संसद के अंदर वो जो सारे मुद्दे उठा रहे थे, अदानी अंबानी के मुद्दे उठा रहे थे, वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे, वो बहुत सारे इलेक्टोरल बॉन्ड की अब बात होगी, वो सारे मुद्दे जो हैं उसको उसी तरीके से आगे बढ़ाते रहे। वो इस बात का इंतजार न करें कि बहुत सारे लोग बहुत उत्सुकता से देख रहे हैं कि ये सरकार कब गिरेगी। कुछ लोग कह रहे हैं 3 महीने चलेगी, कोई 6 महीना कहते हैं, कोई साल चलते हैं। मैं तो कहता हूं हो सकता है कि 5 साल चल जाए, कोई बड़ी बात नहीं होती कि जिस समय परस्पर हित रहते हैं तो कई बार जो है इस तरीके के जो तत्व होते हैं मिलजुल के सरकार अपनी चलाते रहते हैं, हो सकता है चल भी जाए। लेकिन उससे इस बात का कतई महत्व कम नहीं होता कि इंडिया क्या कर रहा है और लोगों के इश्यूज किस प्रकार से है वो उठाए जाते हैं। इंडिया का काम सबसे पहले कि वो मजबूती से एक दूसरे के साथ इकट्ठा रहे, और अभी तक है।
अभी तक उसमें कोई बहुत ज्यादा हमें कोई भी क्रैक नजर नहीं आ रहा है। बहुत ज्यादा क्या क्रैक अभी तक कोई नजर नहीं आ रहा है। जी सत्ता के पास पहुंचते पहुंचते वो ठहर गए, लेकिन उन्होंने अपनी एकता को बना के रखा है। दूसरी बात, वो सारे इश्यूज को संसद के बाहर, संसद जो है अब ये पहले जैसी एक तरफा नहीं होगी, मैं अकेला सब पे भारी वाली बात तो होगी नहीं। निश्चित रूप से कई लोग जो है वो काफी भारी पड़ेंगे। बहुत मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल आए हैं। संसद के अंदर का नजारा दूसरा रहेगा, और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अखिलेश और राहुल जो है धन्यवाद यात्रा निकाल रहे हैं, वो सारे के सारे प्रदेशों में निकालना चाहिए। इंडिया गठबंधन के पास अभी भी कुछ बातें चिंताजनक है। मसलन कुछ राज्यों में जहां उनकी सरकारें थी वहां भी लेकिन बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? बिहार में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी लेकिन वो नहीं हो सका। याद कीजिए, जिस समय नीतीश बाबू पलटे थे, सारे के सारे कह रहे थे कि इसका खामियाजा जो है नीतीश बाबू को भी भुगतना पड़ेगा और बीजेपी को भी भुगतना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन कारणों में जाना पड़ेगा, इश्यूज क्या है इसको फिर से अपने को रिकास्ट करना पड़ेगा और नए तरीके से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। एक बात है, केवल अंतिम बातें कहूंगा कि भविष्य जो है वो इंडिया का है। राजीव जी, भविष्य इंडिया का है। ये आखिरी लाइन, आखिरी सेंटेंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से इस देश की तस्वीर दिखाई देती है, इस देश की सियासी तस्वीर दिखाई देती है कि ये भविष्य किधर है। और क्या इस 18वें लोकसभा में, यानी अगला जो 5 साल है, इस पूरे 5 साल के कार्यकाल को नरेंद्र मोदी पूरा कर पाएंगे, या ये देश इसी 5 साल में एक दूसरे प्रधानमंत्री को भी देखेगा? ये जबरदस्त आने वाले समय में उठापटक वाला समय बीतने वाला है, ये तय मानिए, क्योंकि शुरुआत इसकी हो चुकी है। और कहते हैं ना, प्रथमे मासे मक्षिका पातः, संस्कृत में एक श्लोक का एक हिस्सा है, अंश है, यानी कि पहले ही जैसे कौड़ ले रहे थे उसी में मक्खी गिर गई, और यहां वही होता हुआ दिखाई देता है। नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में अगर शामिल होने के लिए प्रफुल्ल पटेल तैयार नहीं होते हैं और खुले तौर पे बगावत करते हैं तो इसका क्या मायने निकाला जाए। दूसरी तरफ अगर आपकी ही पार्टी से, केरल से पहली बार जीत के आई आपकी पार्टी, पहली बार केरल में खाता खुला, और वहां से आपके सांसद कहें कि नहीं जी 24 घंटे में पलट जाएं कि नहीं अभी मुझे फिल्में बनानी है, मलयाली फिल्म के एक्टर हैं, फिल्में बनानी है, तो फिर क्या कहेंगे आप सुरेश गोपी, क्या कहेंगे? हालांकि बाद में कह रहे हैं कि मीडिया में बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, लेकिन साहब आपने ही ये बात कही है मलयाली टेलीविजन को एक इंटरव्यू देते हुए, आपने ही कहा है, कोई मीडिया बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखा रहा है, और हम तो बिल्कुल ही नहीं दिखाते, जो है जैसा है वैसा यहां रख देते हैं अपने साथियों के बीच, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हम यहां दूध और पानी निकाल के नहीं बताते हैं, जो है सब कुछ सामने रखते हैं। चलिए खैर, लेकिन नरेंद्र मोदी कैसे फंसे हुए हैं और कैसे यहां से एक दूसरी तस्वीर दिखाई देती है, कैसे आज सामना जो एडिटोरियल लिखता है, आर्टिकल लिखता है, उसमें साफ साफ कहता है कि आने वाले समय में, अब देखिए ये पोर्टफोलियो दिखाई दे रहा है, और मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा मंत्रालय दे दिया गया है, शहरी विकास मंत्रालय भी मनोहर लाल खट्टर के पास बहुत बड़ा, और टेलीकम्युनिकेशन इस बार दिया गया है उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया को, जो विमानन मंत्री थे, उड्डयन थे। निर्मला सीतारमन जो हैं वो फिर से वित्त मंत्रालय संभाल रही हैं। एमएसएमई दिया गया है जीतन राम मांझी को, ये सब नीचे आ रहा है। राजनाथ सिंह जो हैं फिर से रक्षा मंत्री बन गए हैं, और अब बचता एक गृह मंत्रालय है जो अमित शाह के हवाले है। ये सब बिल्कुल वैसे ही है जैसे हो रहा था, लेकिन यहां से एक जो जिद्दीपन है वो नहीं दिखाई देता नरेंद्र मोदी का, और इस जिद के कारण क्या ये जो गठबंधन ये आगे बढ़ पाएगा? और उधर वेट एंड वॉच वाली बात जो इंडिया के तमाम नेता कह रहे हैं, और बीच बीच में अपने कुनबे को बढ़ाते हुए दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी, उसके क्या मायने निकाले जाए? जरा आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास, कैसे देखते हैं अब, जबकि अब पोर्टफोलियो आपके सामने है और गजेंद्र सिंह शेखावत को संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री बनाया गया है, ऐसे अलग अलग तस्वीरें आती रहेंगी, पोर्टफोलियो आप सबके सामने होगा, ये चर्चा आगे बढ़ती रहेगी। सीधे सुनील शुक्ला जी। जी, ये मंत्रिमंडल का जो कार्य विभाजन है विभागों का, अगर आप इसको भी देखिए तो इसमें भी लगता है कि अभी ये विभाजन अस्थायी है। शहरी विकास और ऊर्जा एक व्यक्ति को दिया गया है, जो नहीं होता। सूचना प्रसारण और रेल मंत्रालय एक व्यक्ति को दिया गया है, जो बहुधा नहीं होता। दोनों के इंडिपेंडेंट मंत्री होते हैं।
यह अभी इस बात की गुंजाइश रखी गई है कि ये मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, माने विभागों में फेरबदल होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि गृह, वित्त, रक्षा और विदेश, ये मंत्रालय जो आमतौर पर विभिन्न कैबिनेट कमेटियों में वो प्रमुख रूप से उपस्थित होते हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी के ही मंत्री रहेंगे, नेता रहेंगे। यह और इसको सहयोगी दल कितना स्वीकार कर पाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। होता क्या है कि लोकतंत्र में जो जन समर्थन है वही नेता की ताकत होती है। आपके पास कितना बड़ा जन समर्थन है, आप खुद कितने बड़े बहुमत से जीते हैं, और आपकी पार्टी के सांसदों को लोगों ने कितनी बड़ी संख्या में जिताया है, जी। यही केवल ताकत होती है, इसके अलावा और कोई ताकत नहीं होती। बाकी आप सत्ता का दुरुपयोग कर लें, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर लें, वो अलग की बात है। मोदी जी इस देश के सबसे कम मार्जिन से जीतने वाले प्रधानमंत्री हैं। इतने कम मार्जिन से आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं जीता। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री हुआ उसके जीत का अंतर जबरदस्त रहा। उसके अपने संसदीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लोगों ने उनको समर्थन देके भेजा, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी रहे हों, चाहे लाल बहादुर शास्त्री रहे हों, चाहे इंदिरा गांधी रही हों, चाहे राजीव गांधी रहे हों, चाहे देवेगौड़ा साहब रहे हों, चाहे चंद्रशेखर जी रहे हों। जो भी व्यक्ति जो लोकसभा चुनाव जीत करके आया वो बड़े प्रचंड बहुमत से जीत करके आया। लेकिन मोदी जी सबसे कम अंतर से जीत करके आने वाले प्रधानमंत्रियों में शामिल है, एकमात्र प्रधानमंत्री जी। दूसरी चीज कि उनकी पार्टी के खुद उनकी जो पार्टी है उस पार्टी को भी लोगों ने जन समर्थन नहीं दिया, बहुमत नहीं दिया, 240 पे लाकर रोक दिया। गोया कि आपकी राजनीतिक पराजय, आपके कार्यक्रमों की जन समर्थन का न मिलना और आपके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर भी लोगों की सहमति का न होना, ये साफ साफ दिखता है। इसके अलावा अगर ये एक तो आपके पास जन समर्थन नहीं है, दूसरा कि जो सहयोगी दल हैं उनके साथ आपकी वैचारिक एकता नहीं है, उनके साथ साथ आपके कार्यक्रमों की कोई आपसी समझ नहीं है, वो संभव ही नहीं। इसके लिए आप अल्पसंख्यकों के नाम पर राजनीति करते हैं, उनकी उपेक्षा का सरेआम घोषणा करते हैं कि हम उनके लिए कुछ भी नहीं करेंगे, और वहीं दूसरी तरफ जो टीडीपी है और जनता दल यूनाइटेड है, इन दोनों ने अल्पसंख्यकों के लिए अपने अपने कार्यक्रम घोषित कर रखे हैं। टीडीपी ने तो अपने कार्यक्रमों को छुपाया भी नहीं, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में रख रखा है जी कि वह हर प्रमुख शहर में, हमारे राजधानी में बड़ा भारी हज हाउस बनाएंगे। हज हाउस भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकताओं में ही नहीं है, बल्कि उपेक्षा की स्थिति में है। आप एनसीआर में ही जो हज हाउस बना हुआ है नोएडा इलाके में, आप उसकी दशा दुर्दशा देख लीजिए जाके कि दोनों जगहों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, केंद्र में भी और राज्य में भी। वो ये कहते हैं कि वो मौलवियों को मेहनताना देंगे, 50 साल के ज्यादा उम्र वाले मुसलमान वृद्धजनों को पेंशन देंगे। वो ये भी कहते हैं कि मस्जिदों के निर्माण के लिए, कब्रिस्तानों के निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराएंगे हर जिले में, जिला मुख्यालयों पर उसकी बाउंड्री वाल बनवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी से सहमत नहीं होती, भारतीय जनता पार्टी से खिलाफ है कि हम अल्पसंख्यकों को धर्म के आधार पर कुछ भी नहीं दें जी। तो आपके सहयोगियों के बीच में वैचारिक अंतर है, और अंतर ये जो है वो जबरदस्त है, इसमें कोई मिलन बिंदु नहीं है। जनता दल यूनाइटेड ने भी आपके सहयोगी होते हुए भी बिहार में आपके एजेंडे को, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को लागू नहीं होने दिया। वह ऐसे किसी भी एजेंडे पर नहीं चलने के लिए तैयार हुई जिसका आग्रह भारतीय जनता पार्टी हमेशा रखती रही है। और ये दो प्रमुख सहयोगी हैं जिनकी बूते ये सरकार चल रही है, सरकार बनी है। सरकार का बनना और सरकार का चलना अलग अलग चीजें हैं। सरकार एक समझ से बन सकती है, लेकिन चलेगी कार्यक्रमों के आधार पर, न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर ही चलेगी, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। दूसरी चीज, आपसी विश्वास से आपके सहयोगियों में, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति अविश्वास की खाई चरम पर है। क्यों कि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकलाप को इन राजनीतिक दलों ने देखा है। अपने सभी अधिकांश सहयोगी दलों को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया, उनमें लगाव पैदा किया, उनके कई सदस्यों को अपने साथ जोड़ लिया, पार्टी टूट गई और टूटे हुए एक हिस्से को अपने साथ मिला लिया, एक हिस्से को छोड़ दिया जो उनके साथ आने के लिए तैयार नहीं थे।
इन स्थितियों में चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो एनसीपी, इवन जनता दल यूनाइटेड को भी तोड़ने की कोशिश की। आरसीपी सिंह को अपने साथ मिलाए रखा, उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं करना, उनको मंत्री बनाए रखना, हरबंश जी को उपसभापति राज्यसभा में बनाए रखना, जबकि जनता दल यूनाइटेड एनडीए गठबंधन से अलग हो गया। बिहार में उसने अलग कर दिया बीजेपी को अपनी सरकार से, उस दौर में भी उनको बनाए रखा। तो आप जो सरकार चलने के आधार हैं वो कार्यक्रम है, वो कार्यक्रमों के आधार पर सरकारें चलती हैं जिनकी कोई आपसी सहमति बनती हुई नहीं दिखती, क्योंकि दोनों सहयोगियों और मुख्य पार्टी के बीच में सोच का अंतर है और दूसरा अविश्वास की स्थिति है। ये दोनों ऐसे कारण हैं जिससे मुझे लगता है कि सरकार का कार्यकाल बहुत लंबा नहीं होगा। चल जाए अलग की बात है, लेकिन कोई जो तर्क है, जो कारण बनते हैं। जरा एक मिनट, जरा ये राष्ट्रपति भवन से जो प्रेस रिलीज जो जारी की गई है, प्रेस कम्युनिके, इसमें जो नाम है, जरा स्क्रीन को इसको जरा एक्सपोज कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसको क्या पोर्टफोलियो मिला है, ये जरा दिखा देते हैं। जरा इसको एक्सपोज और जूम कीजिए, जूम इन कीजिए, इससे समझ में आएगा कि किसको क्या मिला है। प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके पास देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल है, पब्लिक ग्रीवेंसेस है एंड पेंशन है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज हैं ऑन ऑल पोर्टफोलियो नॉट एलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर, जो जिनके पास नहीं है। नंबर 1 पे इसके बाद कैबिनेट में राजनाथ सिंह को नंबर 1 पे रखा गया है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, अमित शाह को रखा गया है, जो होम अफेयर्स हैं उनके पास में, और मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन भी हैं ये अमित शाह। इनके अलावा नितिन गडकरी को तीसरे नंबर पर रखा गया है, और नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैं मिनिस्टर, और जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा, ये मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, ये रखा गया है इनको, जगत प्रकाश नड्डा को, जेपी नड्डा को। देखिए चौथे नंबर, 5वें नंबर पर शिवराज सिंह चौहान आते हैं, और इनको एग्रीकल्चर मिनिस्टर और फार्मर्स वेलफेयर रखा गया है, और मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट भी इनके पास है। शिवराज सिंह चौहान के पास 2 मिनिस्ट्री, निर्मला सीतारमण फाइनेंस भी और कॉर्पोरेट अफेयर्स भी, ये पहले भी था इनके पास, निर्मला सीतारमण के पास, अभी फिर से। सुब्रमण्यम एस जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स, जो पहले था इनके पास। मनोहर लाल खट्टर इनके पास हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ पावर मिनिस्ट्री भी है इनके पास में, और हाउसिंग डेवलपमेंट, हाउसिंग अर्बन अफेयर भी है। एचडी कुमार स्वामी हैवी इंडस्ट्रीज है, थोड़ा और ऊपर हैवी इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्टर ऑफ स्टील, ये कुमार स्वामी को, और पीयूष गोयल को कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, धर्मेंद्र प्रधान को एजुकेशन मिनिस्टर, जीतन राम मांझी को एमएसएमई दिया गया है, राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह को मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज और मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ये पूरा का पूरा जो डेयरी से लेकर पंचायती राज तक और फिशरी तक, एनिमल हस्बेंड्री तक, ये सारी चीजें लल्लन प्रसाद यानी जेडीयू के पास। फिर सर्बानंद सोनोवाल के पास में शिपिंग, पोर्ट, ये सब है, वाटरवेज है। फिर वीरेंद्र कुमार के पास में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, और किंजरापुर राम मोहन नायडू, ये टीडीपी से आते हैं, इनको सिविल एविएशन दिया गया है। इन उड्डयन, सिविल एविएशन, उड्डयन तो जहाज तो है नहीं, लेकिन उड्डयन मंत्रालय है अब, क्योंकि आप जानते हैं एक जहाज जो पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास होता था, एयर इंडिया जो बिक गया, उसके बाद ये मंत्रालय लेकिन है। और प्रहलाद जोशी हैं जिनके पास कंज्यूमर अफेयर्स है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जो न्यू रिन्यूएबल एनर्जी जो आप जानते हैं सौर ऊर्जा, जिसमें जुवाल ओराम हैं जिनको ट्राइबल अफेयर्स दिया गया, खुद भी ट्राइबल हैं। गिरिराज सिंह को टेक्सटाइल दिया गया है, अश्विनी वैष्णव को रेलवे दिया गया है, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग भी, मतलब हम लोगों का जो काम है वो जिस मंत्रालय के अंतर्गत आता है वो अश्विनी वैष्णव के पास गया है। और इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप देख लीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास कम्युनिकेशंस है, और डेवलपमेंट एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, यानी कि इनके पास मिनिस्टर हैं ये उधर के नॉर्थ ईस्ट के।
ये भूपेंद्र यादव जी के पास में एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज है, गजेंद्र सिंह शेखावत के पास कल्चर है और टूरिज्म है, अन्नपूर्णा देवी जी के पास में महिला बाल विकास है और किरण रिजिजू के पास में पार्लियामेंट्री अफेयर्स है और माइनॉरिटी अफेयर्स है, हरदीप सिंह पुरी के पास में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस और मनसुख मंडाविया के पास में लेबर मिनिस्ट्री है और फिर यूथ अफेयर्स भी है और जी किशन रेड्डी के पास में कोल और माइंस और चिराग पासवान के पास फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री है, चिराग पासवान के पास फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री है और सीआर पाटिल के पास जल शक्ति मंत्रालय है, सीआर पाटिल के पास। तो ये पूरे कैबिनेट हो गए। इसके बाद ये 5 इंडिपेंडेंट हैं जिसमें राव इंद्रजीत सिंह हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट इंचार्ज में, जिसमें अलग अलग हैं। तो ये पूरी लिस्ट है। हम आपके सामने ये 30 रख रहे थे, 30 के अलावा नीचे पूरा जरा दिखा दीजिए एक बार में। ये सारे जितेंद्र सिंह के पास में, उसके अलावा आप देखिए अर्जुन राम मेघवाल हैं, इनको भी फिर प्रताप राव के पास, जयंत चौधरी के पास में देखिए, जयंत चौधरी के पास में स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है, एम्पावरमेंट है, स्टेट। इसके बाद जितिन प्रसाद हैं जिनके पास स्टेट एंड मिनिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स है। ऐसे तमाम आगे की लिस्ट है। 72 मंत्री बनाए गए हैं और सबका पोर्टफोलियो यहां पर राष्ट्रपति भवन से जो जारी किया गया है अभी प्रेस कम्युनिके, उसके हिसाब से वही जैसा है वही आप तक हम रख रहे हैं और ये अभी अभी राष्ट्रपति भवन से हम तक पहुंचाया गया और हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, ये सीधा जो है वो आप तक पहुंचा रहे हैं, सीधा का सीधा वैसे ही जैसा है। और यहां से बहुत कुछ समझ में आता है, इसलिए क्योंकि यहां से अब खींचतान और भी शुरू होगी, इसीलिए ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब चलिए जरा आते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सुनील शुक्ला जी अपनी बात रख रहे थे, उन तक आते हैं। जल्दी से उनकी बात पूरी होती है फिर आगे बढ़ेंगे। सुनील जी, जितनी बात आप कर रहे थे उसमें एक बात बहुत, बाकी चीजें तो हम समझ रहे हैं और उस पर आगे चर्चा होगी। जरा उत्तर प्रदेश आना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में आप हैं, योगी आदित्यनाथ कितने सेफ हैं आज की तारीख में? नहीं, देखिए, योगी आदित्यनाथ को हटाने का साहस अभी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि उनके विकल्प के रूप में किसी नेता के पास उतनी ताकत नहीं। और अगर प्रचंड बहुमत मिला हो तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत सेटबैक मिला उत्तर प्रदेश से। तो ऐसी हालत में मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ को लोग हटा नहीं पाएंगे, क्योंकि उस कद का नेता, उस जन समर्थन का नेता कोई नहीं। और आप इस चुनाव को ही देख लीजिए, इस चुनाव को ही आप देख लीजिए। इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने अपने जिले और अपने आसपास के सभी जिलों में चुनाव जितवाया, चाहे गोरखपुर, चाहे देवरिया, चाहे कुशीनगर, चाहे महाराजगंज, डुमरियागंज, बांसगांव, सब जिता लिए। इसके पलट आप देखिए, जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र सिंह, उनका अपना जो गृह जनपद है मुजफ्फरनगर, वहां पार्टी हार गई, आसपास हार गई। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं, उनका गृह जनपद हार गई कौशाम्बी, प्रतापगढ़ हार गई, फतेहपुर हार गई, बांदा हार गई, इलाहाबाद हार गई, रावर्ट्सगंज हार गई, आसपास के जितने भी संसदीय क्षेत्र हैं सब हार गई। दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, उनकी हालत देख लीजिए आप। सुल्तानपुर हार गए, अमेठी हार गए, रायबरेली हार गए, सीतापुर हार गए, बाराबंकी हार गए। किसी तरह से प्रतिष्ठा बची राजनाथ सिंह की, कुछ हजार वोटों से, 40-45 हजार वोटों से राजनाथ सिंह ही चुनाव जीत पाए जी। मोहनलालगंज हार गए। तो एक ऐसा कोई कद्दावर नेता नहीं है जो उनके विकल्प के रूप में आ सके। राजनाथ सिंह जी को मुख्यमंत्री बना दे तो बात अलग है, अन्यथा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो। दूसरी चीज, योगी के खिलाफ तमाम तरह की नाराजगी हो सकती है, लेकिन कम से कम कोई निजी कदाचार का आरोप उनके ऊपर नहीं है। अभी तक कोई आर्थिक भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर नहीं लगा। उनके ऊपर और तरह के आरोप हैं, अपने सजाती लोगों को प्रोत्साहित करने, एक अथॉरिटेरियन तरीके से सरकार चलाने, एक तरफा निर्णय लेने, इस तमाम तरह के उनके ऊपर आरोप है। लेकिन सवाल इस बात है कि भारतीय जनता पार्टी, हाँ, संघर्ष है, आपसी संघर्ष भी है नेताओं के बीच में। योगी जी को लेकर के अभी योगी जी ने एक बैठक बुलाई, उसमें न तो केशव जी शामिल हुए और न ब्रजेश पाठक साहब उसमें शामिल हुए, दोनों शामिल नहीं हुए जी। तो ये दिखाई पड़ेगा, ये आंतरिक संघर्ष भी है वहां, आपसी नाराजगियां भी हैं। अभी तमाम लोगों, जिसमें अभी आपने उनका नाम भी लिया, जो कल्याण सिंह जी के पुत्र हैं,
कि आपसी मित्रघात की वजह से चुनाव हार गए। ये स्थितियां हैं, लेकिन आखिर योगी को हटा करके लाएंगे किसको आप? उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा नेता है? संजीव बालियान भी यही आरोप लगा रहे हैं। संजीव बालियान का भी आरोप है। और इतना भाई आपने तो संजीव बालियान में खुद सोचे ना, एक भी जाट नेता चुनाव नहीं जीता जिसके आप नेता बनते थे। न तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, न हरियाणा में, न राजस्थान में, न जो भी राज्य है वहां पे किसको चुनाव जिता पाए। परिणाम ये हुआ कि एक व्यक्ति को आपको बनाना पड़ा मंत्री जो राजस्थान से आते हैं। तो आप जिस समूह को, जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व आप करते थे, जिनके बीच में आप लोकप्रिय होने का दावा करते थे संजीव बालियान साहब, उसमें से कोई नेता नहीं जीता। तो दूसरे पर आरोप लगाने के पहले आप अपने बार भी देख लीजिए आप। और संजीव बालियान किस तरीके से जीत पाए थे पिछली बार मुजफ्फरनगर से, कितना अंतर था उसमें। और जो नाराजगी थी जाट नेताओं की या किसान नेताओं की, उस नाराजगी को दूर करने की कौन सी कोशिश की गई? ये जाट अलग अलग पंचायतें कर रहे थे। जब ये महिला पहलवान जो अधिकांशतः जाट समुदाय की आ रही थी, उनकी जब नाराजगी सामने आई, उनका आंदोलन जब सामने आया, तो आप क्या उनके समूह के साथ खड़े होते हुए दिखाई पड़े? कोई आप नहीं उनके साथ दिखाई पड़े। ये किसान जब आंदोलन कर रहे थे, पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम जाट जुटे हुए थे दिल्ली के बॉर्डर पर, तब जिस तरह का व्यवहार किया केंद्र सरकार ने, उस समय किसी ने कोई हस्तक्षेप किया नहीं किया। तो आप खुद अपनी भी जिम्मेदारी लीजिए कि आपने शासन में रहते हुए लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार रखा है। क्यों लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे? स्थितियां ये है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो सही है। ये भितरघात की स्थिति हो सकती है, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन यह भी है कि जो लोग हैं, जो लोग चुनाव हारे भी हैं, उनके खिलाफ भी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी रही है। इससे और उस एंटी इनकम्बेंसी को समाप्त करने की कोशिश कभी लोगों ने नहीं की। उसके पलट जो विपक्ष है वो इनके खिलाफ एक मुद्दों को लेकर के खड़ा रहा। किस मुद्दे पर कौन सा सांसद बोलने के लिए तैयार था? कोई बोल नहीं रहा था। और योगी के पास तो ये कहने के लिए बातें जो कही जाती हैं अंदर खाने से कि कई उम्मीदवारों को बदलने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा था, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो तमाम चीजें बावजूद इसके, कम से कम यह तो योगी को ये श्रेय जाएगा कि उन्होंने अपने इलाके में पार्टी को जबरदस्त तरीके से समर्थन मिला और कम अंतर भी कम बहुत हुआ। आप देखिए बांसगांव का जीत का अंतर क्या है। कमलेश पासवान किस तरह जीत पाए, मंत्रिमंडल में शामिल कर लिए गए वो, लेकिन उनके जीत का अंतर क्या है? कभी भी हार सकते थे। और जो सदर प्रसाद हैं, उन्होंने आरोप भी लगाया कि मतगणना में अनियमितताएं हुई, उनकी नाराजगी भी है। लेकिन बावजूद इसके ठीक है, ये नाराजगियों के बावजूद, इन शिकायतों के बावजूद भी कम से कम ये आप कह सकते हैं जीत का सर्टिफिकेट उनको मिला। आप उस विजय पर, उसकी काउंटिंग को लेके तमाम तरह की चर्चा हो सकती है जी। लेकिन ये तो जरूर है कि और जितने और अन्य नेता हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ले शामिल कराई, संजय निषाद उनका बेटा हार गया, ओम प्रकाश राजभर उनका बेटा हार गया, ये दारा सिंह चौहान को आप ले आए पार्टी में, जिस इलाके से चुन करके आते हैं घोसी, वो आप हार गए। तो भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी प्रयोग किए थे वो सही प्रयोग विफल रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई एक कारण नहीं है, इस हार के कारण है कि राज्य सरकार के खिलाफ भी और केंद्र सरकार के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी थी, लोगों में नाराजगी थी। और यह है कि सरकार ने लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवाल हैं उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया। उसको लग रहा था कि हिंदुत्व का मुद्दा जो है वो चल पड़ेगा। और आप सोचिए कि इस योगी सरकार ने, बताइए सुनील जी ये बताइए, कल आपको उस ओथ सेरेमनी में, शपथ ग्रहण समारोह में कहीं मोहन भागवत दिखाई दिए क्या? बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। कोई चर्चा है कहीं आप लोगों में? आप देखे हों, चाहे अमलेंदु जी, दीपक जी, प्रकाश जी या हमारे तमाम साथी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप लोगों को कभी कल ओथ सेरेमनी में आपको अगर दिखाई दिए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हाँ हमने देखा था। मोहन भागवत, क्योंकि अभी जब हिंदुत्व का नाम ले रहे हैं और आरएसएस की चर्चा हो रही है, मुझे याद नहीं आता कि कल के शपथ ग्रहण में मुझे लगता है शायद नहीं थे। मैं शायद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं कंफर्म नहीं हूं, और अमूमन रहते हैं वो ऐसे कार्यक्रमों में। राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ था तब वो थे प्राण प्रतिष्ठा में, वो काले लिबास में थे, याद कीजिए।
नरेंद्र मोदी साष्टांग कर रहे थे, उस समय वो खड़े नजर आ रहे हैं, खड़े खड़े। लेकिन यहां समझ में नहीं आता कि कल थे कि नहीं थे, लेकिन इसके मायने भी बहुत होंगे। जल्दी से एक आपसे क्लोजिंग चाहूंगा इस पे, और आगे बढ़ेंगे अमलिंदु जी के पास में। सुनील जी, तो नहीं, आप ये देखिए ना कि आप तमाम धार्मिक गुरुओं को आपने देखा होगा मंत्री शपथ ग्रहण समारोह में तमाम धार्मिक गुरु मौजूद हैं। उनसे पूछे कि इन ठीक है, धार्मिक गुरु कोई भी हो, किसी स्तर का वो सम्मान का पात्र है, लेकिन किस अधिकार से, मतलब क्या इनका किस बात का हो रहा है? जो हमारे सनातन परंपरा में किस पद पे हैं? ये कहीं के शंकराचार्य हैं, किस कोई कौन सी धार्मिक संस्थाएं लोग चलाते हैं? नहीं, खैर अपने गुरुआ बस बने हुए लोग बैठे हुए हैं। आप सोचिए कि अयोध्या में पिछले जब से सरकार, योगी सरकार आई है, हर वर्ष दीपावली के मौके पर लाखों रुपए दीपोत्सव के नाम पे खर्च किया गया। उसी अयोध्या में फैजाबाद संसदीय क्षेत्र हार गए, अंबेडकर नगर हार गए, पूरा फैजाबाद मंडल है जो है वो भारतीय जनता पार्टी हार गई। कोई क्षेत्र में इनको जीत नहीं मिली। प्रश्न इस बात का है कि आप जिस एजेंडे पर लोगों का जन समर्थन चाहते हैं वो नहीं मिलने वाला है। आपको उन मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी जिन मुद्दों को उठा करके विपक्ष सामने आया है। लोगों की समस्याओं के समाधान की बात करनी पड़ेगी, किसानों, बेरोजगारों की बात आपको करनी पड़ेगी। अगर आप बात नहीं करते हैं तो ये जो आज प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट किया कि मैंने पहला हस्ताक्षर किया है या निर्णय लिया है कि किसान सम्मान निधि की कौन सी किस्त जारी कर दी जाए। किसानों को सम्मान निधि से ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके कृषि उपज की वास्तविक उचित कीमत मिल जाए, जिसके लिए वो आंदोलन कर रहे हैं। उनको आंदोलन न करना पड़े, साल भर उनको सड़क पर न बैठना पड़े। आज भी शंभू बॉर्डर पर कितने बैठे हुए हैं किसान। उनको आंदोलन से हटाने और उनके साथ वार्ता करने की आवश्यकता है। और अगर आप वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है तो जिन एजेंडों को लेकर के चल रहे हैं वो एजेंडे चलने वाले नहीं है। और आपके सहयोगी, जिनके सहयोग पर, जिनके मदद से आप सरकार बना रहे हैं, वो भी उन मुद्दों के साथ खड़े होने वाले नहीं है। उनको भी उन मुद्दों का ही समाधान चाहिए जिन मुद्दों को लेकर के विपक्ष आगे चल रहा है। जी बिल्कुल। हमारे एक साथी लिख रहे हैं, वीएस द्विवेदी जी हैं, लिख रहे हैं कि यस ही वाज देयर इन वाइट ड्रेस। हो सकता है क्योंकि हमें दिखाई नहीं दिए। और बात हमने पूछी थी मोहन भागवत की कि वो कल थे कि नहीं। कई साथी लिख रहे हैं कि नहीं थे, लेकिन वीएस द्विवेदी जी लिख रहे हैं कि कल वो थे। और अच्छी बात है वो थे तो, और नहीं थे तब भी कोई इसमें बुराई नहीं है। लेकिन बात यह है कि यहां गठबंधन धर्म का पालन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। होम मिनिस्ट्री अमित शाह को न दी जाए, ये बात कही गई थी इसी गठबंधन के नेताओं की तरफ से। टीडीपी की डिमांड थी कि अमित शाह को मिनिस्ट्री में ही न रखा जाए, उसके बाद होम अफेयर न दिया जाए, रख भी लिए तो, लेकिन होम अफेयर दिया गया है। और बाकी तमाम जो शुरुआती हैं, जिसमें नितिन गडकरी से लेकर अमित शाह और इधर राजनाथ सिंह और उनके अलावा चाहे एस जयशंकर हों, चाहे निर्मला सीतारमण हों, इन सबको जो पुराने मंत्रालय थे वही दिए गए हैं। इसके क्या मायने हैं ये समझने की जरूरत है। और इसके बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। साथ साथ इस बात को समझने की जरूरत है कि आगे क्या कुछ होने जा रहा है। अगर ये मंत्रालय जो मांगा जा रहा था, खासकर सीसीएस जो है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, और उसके अंदर टीडीपी और जेडीयू दोनों चाहते थे कि हमारे एक एक नुमाइंदे हों, एक एक मिनिस्ट्री उनके पास हो। सीसीएस में आप जानते हैं कि 4 मंत्रालय आते हैं, जिसमें होम अफेयर्स आता है, जिसमें फॉरेन अफेयर्स आता है, जिसमें एक्सटर्नल अफेयर्स जिसको कहते हैं, जिसमें डिफेंस आता है और फाइनेंस आता है। ये 4 जो मंत्रालय हैं, इन 4 में से एक एक चाहिए था, इन लोगों को नहीं दिया गया। अच्छा, उसके बाद ये कहा गया कि अमित शाह को थोड़ा सा बाहर रखिए आप, वो भी नहीं माना गया। तो जब नरेंद्र मोदी इन बातों को नहीं मान रहे हैं तो क्या सब कुछ ठीक चल रहा है और सब कुछ ठीक चलेगा? हम तो चाहते हैं कि ठीक चले, लेकिन क्या ऐसा होने जा रहा है? अमलिंदु उपाध्याय जी। राजीव जी, इसका मतलब मोदी जी ने तय कर लिया है कि उनको विश्वास मत हासिल नहीं करना, विश्वास मत हासिल कर भी लेना है तो सरकार नहीं चलानी। इसका मतलब यही समझा जा सकता है। क्योंकि अगर सीसीएस में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी को नहीं लिया जा रहा है
और आप पुराने ही सारे जो है वो अपने जो सीसीएस के थे वो दे रहे हैं, इसका मतलब आपने तय कर लिया है कि आपको अब सहयोगी दलों का कोई दबाव जो है इस मामले में नहीं मानना है। और अगर इस मामले में नहीं मानना है तो आप ये तय कर चुके हैं कि आपको सरकार नहीं चलानी है, क्योंकि अगर अमित शाह गृहमंत्री रहेंगे राजीव जी, तो टीडीपी और नीतीश कुमार लंबे समय तक इस सरकार को नहीं चलने देंगे, इतना तय है। क्योंकि नीतीश कुमार के गृहमंत्री होने का मतलब है कि सबसे पहले तोड़फोड़ जो है वो जेडीयू और टीडीपी में ही की जाएगी। तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि नरेंद्र मोदी तय कर चुके हैं कि उनको किस तरीके से सरकार चलानी है, और या तो उन्होंने इंतजाम कर दिया है कि अमित शाह के जरिए ही वो सरकार चलाएंगे और इन दलों में तोड़फोड़ करेंगे, और ये इंतजाम कर लिया। अगर इंतजाम नहीं हुआ है तो फिर सरकार निश्चित तौर पर गिर जाएगी, ऐसा माना जा सकता है। क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू किसी भी हाल में ये बात स्वीकार नहीं करेंगे कि अमित शाह गृहमंत्री बने और लोकसभा का स्पीकर भी जो है वो टीडीपी का नहीं बनाया जाए, और सीसीएस में जो है इन दो दलों में से किसी को भी कोई जगह नहीं दी जाए। यानी कि आप सरकार तो बनाना चाहते हैं सहयोगी दलों के भरोसे, आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, और सीसीएस के सारे जो मंत्रालय हैं वो आप अपने पास रखना चाहते हैं और दूसरे लोगों को आप कुछ देना नहीं चाहते। यानी कि मलाई सारी आप खाएंगे और छाछ जो है बाकी लोग पिएंगे, आप ये करना चाहते हैं। इसका मतलब तो यही है, ये समझा जाए। दूसरी बात राजीव जी ये है कि जब हिस्सा बांट हो रहा है और हिस्से बांट की लड़ाई है, तो यहाँ कोई पॉलिसी के आधार पर तो एकजुट हुए नहीं है। इंडिया गठबंधन में तो पॉलिसी थी कि भाई ये मुद्दे हमारे, इनके आधार पर हम एकजुट हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी को हटाना है, क्यों हटाना है, संविधान बचाना है, इसके लिए एकजुट हो रहे हैं, इसकी सरकार बनेगी तो संविधान बचाने के लिए काम करेंगे, जाति की जनगणना कराएगी, ये सब सारे मुद्दे थे। यहाँ इस तरीके का कोई मुद्दा नहीं है कि किस मुद्दे के आधार पर एनडीए जो है बना हुआ है, एनडीए गठबंधन जो है वो बना हुआ है। तो जब नहीं है तो सीधी सी बात है, फिर शेयरिंग होगी, पावर शेयरिंग होगी। जब पावर शेयरिंग होगी तो जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी भी होगी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जीतन राम मांझी जो एक सदस्य वाले वो कैबिनेट मिनिस्टर बने और शिवसेना जो है वो 6 सांसदों 7 सांसदों वाली उसको आप उठा करके जो है एक राज्य मंत्री पकड़ा दे, ऐसा फिर नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब हिस्सा बांट हो ही रहा है और सबको उसकी ताकत के अनुसार मिल रहा है, तो जिसका जितना हिस्सा वो दीजिए फिर। यानी सारा कुछ आप हजम कर जाएंगे। वो राजीव, ये कहानी सुनी थी हम लोगों ने बचपन में कि एक भैंस पाली, 2 भाइयों ने तय कर लिया कि भाई आगे वाला हिस्सा मेरा, पीछे वाला हिस्सा तेरा। तो आगे वाला हिस्सा तेरा है तो यानी खिलाएगा तू, और पीछे वाला हिस्सा मेरा है तो दूंगा मैं। तो यानी आगे वाला हिस्सा जो है खिलाने वाला वो आप जो है टीडीपी और तेलुगु देशम और शिवसेना इन सबको देंगे, और पीछे वाला हिस्सा जो गाय दूनी है तो वो जो है बीजेपी देगी, दूएगी बीजेपी। तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो फिर आगे वाले को समझ में आ गया कि अच्छा ये जो है खिलवाता मुझसे है, दूध खुद पीता। तो आगे वाले ने जो है वो आगे डंडा मारना शुरू कर दिया भैंस के। तो आगे डंडा मारा तो दूध है तो वो भाई उचक गई। तो आगे वाले जो है वो भैंस के इसी तरीके से आगे से डंडा मारेंगे, जब बीजेपी जो है वो भैंस दूधे का काम करेगी। तो कुल मिलाकर के गठबंधन सरकार में मोदी जी पूरे फंस चुके हैं, और खुद फंसे, किसी दूसरे ने नहीं फंसाया है। सत्ता बहुत बुरी चीज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालांकि आज कह रहे थे वो सत्ता के लिए नहीं बने हैं, तो बने काय के लिए, इतने लालच क्यों हो रहा सत्ता के लिए अगर नहीं है तो? आप इतना झुक रहे हैं, इतना आप समझौते कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो जाहिर बात है सत्ता पाने के लिए ही आप सब कुछ कर रहे हैं, सत्ता में बने रहने के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं। तो कुल मिला के राजीव जी जो परिस्थितियां, उन परिस्थितियों में साफ साफ दिख रहा है कि ये सरकार ज्यादा चलने वाली नहीं है। नरेंद्र मोदी ने खुद तय कर लिया है कि इस सरकार को गिराना है। जी, नरेंद्र मोदी की जो हठीपन है, जो उनका अपना अभिमान है, वो इतना ऊपर, एक अकेला सब पर भारी कहने वाले नरेंद्र मोदी क्या उन सब चीजों से खुद को अलग कर पाए हैं? आने वाले समय में पता चल जाएगा। और खासकर हम सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहेगा उस दिन का जब सदन के अंदर फ्लोर टेस्ट होगा। फ्लोर टेस्ट हो सकता है पास भी कर जाए, ये भी तय मानिए, लेकिन क्योंकि शुरुआती दौर है। लेकिन कामकाज का जो नरेंद्र मोदी जी का तरीका है, उस तरीके को क्या कोई बर्दाश्त कर पाएगा? आज तक मोदी जी रहे और उनके साथ एक अच्छाई ये रही कि चाहे वो जब 3 बार के मुख्यमंत्री रहे या तीसरी बार अब प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उससे पहले 2 बार के प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आने का मौका मिला था। चाहे 2014 की बात हो, चाहे 2019 की बात हो। 2014 में 282 सीटें उनकी पार्टी को आई थी, और आप देखिए 2019 में 303 सीटें आई थी, और उसके बाद अब टारगेट थोड़ा और ऊपर हो गया था, 325
350 और उससे ऊपर 370 की बात, 350 भी नहीं, नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक तौर पर 370 का जिक्र किया था और उसके बाद 400 के पार की बात होने लगी थी एनडीए के साथ, और उसके साथ साथ ये कि संविधान को हम बदल कर रख देंगे। लेकिन वहां ना पहुंच करके 272 के आंकड़े को नहीं छू पाते हैं, 240 पे अटक जाते हैं। लेकिन इस 240 में भी बहुत खेल है। अभी ईवीएम का घोटाला भी सामने आ रहा है, अभी बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही हैं। आने वाले समय में वो सारे रिसर्च पेपर हम आपके सामने रखने वाले हैं। थोड़ा सा ये हनीमून पीरियड चल रहा है और इस हनीमून पीरियड में हम भी थोड़ा वही सारी चीजें निकाल के दिखा रहे हैं, आप लोगों तक ला रहे हैं जो रोजमर्रा की घटनाएं हैं। लेकिन उसके साथ साथ अब धीरे धीरे जब हम न्यूज पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे आने वाले समय में, तो आप तक हम वो सारी चीजें रखेंगे कि कैसे जो बीजेपी लगभग 200 सीट पा रही थी, लगभग 200 सीट, हमारे एग्जिट पोल में 205 सीटें थी बीजेपी को और एनडीए को 240 के लगभग सीटें थी, 230 से 240, मुझे जहां तक ध्यान नहीं आ रहा है, इतनी सीटें थी, उतनी ही सीटें आ रही थी। और ऐसा क्यों है, उसके बहुत सारे कारण हैं, वो सब कुछ आप तक हम लेकर आएंगे। और फिर भी हमारा जो एग्जिट पोल था, डीवी लाइव का एग्जिट पोल, वो बहुत करीब पहुंचा जब इस देश में आंधी बहाई जा रही थी। जी हां, बिल्कुल आंधी बहाई जा रही थी। 400 सीटें, 400 सीटें, एक दो चैनलों ने तो 425 और 415, 430 तक बता दिया था, याद कीजिए। और वैसे समय में जब हम लोगों ने ये एग्जिट पोल दिखाया तो उसके बाद रात भर, रात के 2 बजे तक मेरे पास फोन आते रहे कि आपने ये दिखा क्या दिया है, आप क्या करना चाहते हो, और बहुत सारी बातें, कुछ लोग धमकियां दे रहे थे, कुछ लोग सराह रहे थे, दोनों तरह की बातें हो रही थी। लेकिन आप तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़ते हैं, आप लोगों ने हिम्मत, आप लोगों के कारण ये हिम्मत है कि हम जो सच है वो दिखा पाते हैं, आप लोगों तक ला पाते हैं, और वो हम लोग लेके आए आप लोगों तक। और आज हमारा एग्जिट पोल बहुत करीब पहुंचा। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात कि उसी दिन, जिस दिन रिजल्ट आ रहा था, उस दिन डीवी लाइव ने रिकॉर्ड कायम किया, इतिहास रचा। वो इतिहास आपके कारण, हमारे कारण नहीं, आपके कारण, आप लोगों के भरोसे के कारण 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने, 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उस दिन डीवी लाइव के उस पूरे एग्जैक्ट पोल को, यानी रिजल्ट को देखा है। आधिकारिक तौर पर यह घोषणा करता हूं कि पूरे देश में कोई भी चैनल जो डिजिटल मीडियम पे है, वो उस दिन, एक दिन में 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज लेकर नहीं आया। और आप लोगों का भरोसा हम पर कायम रहे और ये कोशिश करते, ये इससे गर्व भी होता है। लेकिन हम अभिमानी नहीं हैं, अभिमान नहीं करते हैं, हम सिर झुकाते हैं और आपके सामने सिर झुका रहे हैं और आपको नमन करते हैं कि आप लोगों ने यह मौका डीवी लाइव को दिया है और ये बरकरार रखिए, बनाए रखिए। आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास जल्दी से, और आपसे समझना चाहता हूं कि जो नरेंद्र मोदी के काम करने का जो तौर तरीका है, उस तरीके को थोड़ा सा भांपा जाए। इन टेक्निकल चीजों पे जाएंगे। मैं बार बार ईवीएम को लेकर आ रहा हूं। जिस नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि वो ईवीएम कहां है, ईवीएम जिंदा भी है कि मर गया, ये सेंटेंस था, वो हम लेके आएंगे। और ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं, हमारी रिसर्च टीम भी काम कर रही है, और हम लेके आएंगे कि क्या क्या हुआ है। कहीं 15 ईवीएम तो वहां 16 की गिनती हो गई, कहीं कुछ और गड़बड़ घोटाला हो गया, और उसमें कहां बीजेपी को कितना फायदा हुआ है, यह सब कुछ आपके सामने हम रखेंगे, यह वादा रहा। लेकिन साथ साथ यहां से क्या आपको लगता है डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी कि नरेंद्र मोदी के जो काम करने का जो तौर तरीका है, उसको या तो वो बदलेंगे, हो सकता है बदल लें, या तो बदलेंगे या वो मुंह की खाएंगे, क्या दिखता है आपको? अजीब जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम में 2 चीजें हैं। नंबर 1, वो व्यक्तिवादी हैं, अपने अलावा किसी और की बात सुनते नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि वो किसी भी हालात में परिवर्तन के पक्षधर नहीं है। वे जो काम करते हैं वो हालात को नहीं बदलता, वो केवल मेकअप बदलता है। अगर सड़कों की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की ही बात करें, जिस तरह की बातें हो रही, आज भी गांव में कम्युनिकेशन के साधन बहुत खराब हैं, आने जाने की सड़कों की दशा खराब है। गांव तो छोड़िए, शहरों के हाल देख लीजिए, इंदौर और भोपाल जैसे शहरों के हाल देख लीजिए। लेकिन चूंकि टोल वाली सड़कें बननी है, एक्सप्रेसवे बनने हैं, तो ये दिखावे वाली चीजों में उनका बहुत ज्यादा वो एहतराम करते, विश्वास है उनको कि ये चीजें करने से, मेकअप करने से बहुत अच्छा होता है, ये उनकी परंपरा है। जी।
चाहे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने की बात हो, वे ये कोई कोशिश नहीं करेंगे कि 80 करोड़ लोग इतनी मेहनत करें, इतना पैसा कमाएं कि वे अनाज को खरीद सकें। इसमें उनकी कोशिश नहीं है, और ये सबसे गंभीर बात है। जो इकोनॉमी में, जो जीडीपी में बदलाव की बात करते हैं कि हमने इतनी जीडीपी कमाई, इतना हमने टैक्स कमाया, इतना वेट कमाया, इतना जीएसटी कमाया, उस सब के पीछे जाके देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सारा जो अर्थतंत्र में सुधार दिख रहा है ऊपर से, आंकड़ों का फेरबदल है, वास्तव में आम आदमी की भागीदारी उसमें बहुत ही कम है, और इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी कई बार ये बात कह चुके हैं इशारों में कि क्या बात होनी चाहिए। आज आप देखिए कि आईआईएम और आईआईटी के विद्यार्थियों को जो डिग्री लेके निकले, उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही। ये कितने मतलब अफसोस की बात है कि जो बच्चे अपने लाखों का कर्ज लेके एडमिशन लेते हैं, उन्हें डिग्री लेने के बाद कोई नौकरी नहीं मिल रही। तो ये इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी। दूसरी बात, जो शिक्षा में बुनियादी चीज सुधार होने चाहिए, स्कूल कॉलेज खोलने चाहिए, नहीं खोल पा रहे हैं। जो अस्पताल खोलने चाहिए वो नहीं खोलने चाहिए। आप देखिए, लॉकडाउन के दौर में, कोरोना काल में कहा गया था कि हमने 50,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है हेल्थ सेक्टर के लिए, और वो हेल्थ सेक्टर के लिए कैसे रखी, जो 5 स्टार हॉस्पिटल है, वो खाट टाइप, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी टाइप अस्पताल, उन अस्पतालों को कर्ज देने के लिए वो पैसा रखा गया। आम आदमी की मदद के लिए पैसा नहीं रखा गया, इलाज के लिए पैसा नहीं। या फिर बीमा कंपनियों को, कुछ बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए लोगों का बीमा कर दिया गया, और जब वो लोग इलाज कराने जाते हैं, जो कैशलेस कार्ड की बात होती, वहां लोगों को फायदा नहीं होता। अशोक गहलोत ने जरूर इस मामले में अच्छा काम किया, लेकिन देश के हालात अच्छे नहीं है। जो भी आपको तरक्की दिखती है, भले बड़े बड़े टनल बन गए शहरों में, बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बन गए, लेकिन आम लोगों की दशा में सुधार की चिंता इस सरकार को नहीं है। और ये सबसे गंभीर बात, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, खड़गे जी ये बात को बार बार रेखांकित करते रहे कि जब तक आम आदमी की दशा में सुधार नहीं होगा तो ये सारी चीजें कुछ लोगों के फायदे में ही रहेंगी, और वैसा ही हो रहा है। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आने वाले समय में बहुत कुछ हम लोग देखने वाले हैं, और उत्तर प्रदेश में काफी हलचल अगले 2-3 दिनों में दिखाई देगी। कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सब रायबरेली और अमेठी पहुंचने वाले हैं। फिर उसके बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी वहां धन्यवाद यात्रा निकालने वाले हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर ये दोनों साथ साथ नजर आएंगे। यानी उत्तर प्रदेश की जमीन को मजबूत और इन लोगों ने ये तय कर लिया है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने, कि अगला चुनाव साथ लड़ेंगे। ये भी अंदर खाने से खबर आ रही है कि यानी जो विधानसभा का चुनाव है 2027 में जो होना है, वो साथ साथ लड़ेंगे दोनों दल, और उसके लिए जमीन अभी से तैयार करेंगे। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में इसी साल चुनाव है, हरियाणा में इसी साल चुनाव है, उधर झारखंड में इसी साल चुनाव है, और बहुत जल्दी अगले 2-1 महीने में आप जम्मू कश्मीर में चुनाव देखेंगे। इन चुनावों में के लिए भी अंदर खाने बहुत सारे काम हो रहे हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा, ये 2 जगह पर बीजेपी अभी से पस्त दिखाई देती है। तो ये अभी झटकों वाला साल, अभी जिसकी शुरुआत यहां से, यानी 4 तारीख से जिसकी शुरुआत हुई है, 4 जून से जिस दिन रिजल्ट आया है, वो झटके की शुरुआत होगी आने वाले समय में बीजेपी के लिए। खासकर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मैंडेट नहीं है, फुल मैंडेट नहीं है बीजेपी के पास, और गठबंधन की सरकारें चली हैं इस देश में, ऐसा नहीं है कि नहीं चली हैं, गठबंधन की खूब सरकारें चली। और अभी पिछला सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार भी गठबंधन की सरकार थी, यूपीए थी, लेकिन गठबंधन धर्म निभाना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो वो सब कुछ होगा। आपने देखा होगा जब 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई थी और सोनिया गांधी ने कमान संभाली, यूपीए का गठन हुआ, और उसके बाद मनमोहन सिंह सरकार में आए, और कैसे कैसे वहां पर भी जो विभागों का बंटवारा था बहुत ही बैलेंस्ड वे में था, और ये आगे भी चलता रहा। उसी में आपने लालू प्रसाद यादव को देखा, उसी में आपने ममता बनर्जी को भी देखा, रेल मंत्री बाद में ममता बनर्जी बनी है। ममता बनर्जी जब चीफ मिनिस्टर 2007 में चुन के गई वहां पे पश्चिम बंगाल में, तो फिर उन्होंने अपने ही दिनेश त्रिवेदी को रेल मंत्रालय का भार दिलवाया था। आप याद कीजिए, दिनेश त्रिवेदी बाद में वापस चले गए, उधर बीजेपी में चले गए, और अब कहां है पता नहीं, गायब हो गए हैं बिल्कुल। तो ये सब कुछ इसी देश में हुआ है। गठबंधन की सरकारें चली हैं, लेकिन क्या अब चल पाएंगी, बड़ा सवाल है। एक बार फिर से सुनील शुक्ला जी आपके पास आना चाहता हूं।
गठबंधन की सरकार, नरेंद्र मोदी, बीजेपी। अगर आप में समायोजन की क्षमता नहीं है तो आप गठबंधन सरकार नहीं चला सकते। अगर आपको असहमति सुनने की आदत नहीं है तो आप गठबंधन की सरकार नहीं चला सकते। अगर आप में विमर्श की प्रवृत्ति नहीं है तो आप गठबंधन सरकार नहीं चला सकते। अगर आप अपने सहयोगी दलों को पॉलिटिकल स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है तो आप गठबंधन सरकार नहीं चला सकते। गठबंधन सरकार वही चला सकता है जो व्यक्ति, जो राजनीतिक दल अपने सहयोगियों के साथ विमर्श करने के लिए तैयार हो। भारतीय जनता पार्टी, 2014 की भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके कई सहयोगी, वह विमर्श के लिए उनके पास कोई स्थान नहीं, अब तक ये दिखाई नहीं पड़ा। विपक्ष मुक्त भारत की बात करते हैं जो लोकतंत्र में कल्पना ही नहीं की जा सकती। इस दृष्टिकोण के साथ आप गठबंधन की सरकार नहीं चला सकते। आप अपने सहयोगियों को का विश्वास हासिल न करें, आप गठबंधन की सरकार के अगुवा बन ही नहीं सकते। आज ये चिंता क्यों व्यक्ति जा रही है? यूपीए की सरकार ने 10 सालों तक चलाई, मनमोहन सिंह जी उसके 10 साल में प्रधानमंत्री रहे। किस तरह की आशंका नहीं व्यक्ति की, क्योंकि कम से कम विमर्श का स्थान था। एक दूसरे को सुनने के लिए लोग तैयार रहते थे और राष्ट्रीय हित पर सभी राजनीतिक दलों के साथ भी बातचीत की जाती थी। आज वो राजनीतिक संस्कृति लगभग विलुप्त हो गई है। आज इसी देश में विपक्ष के नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का प्रतिनिधित्व किया है। पिछले 10 वर्षों में एक भी घटना आप नहीं याद दिला सकते हैं जी। विपक्षी नेताओं से संवाद की आप कल्पना नहीं कर सकते और वही विपक्ष के लोगों के साथ आप सहयोग ले रहे हैं। माने जो आपके गठबंधन सहयोगी बनकर के आए हैं उनके साथ आपकी वैचारिकी भी नहीं मिलती है। तो यह जरूर है कि जो शैली अब तक की रही है बीजेपी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उस शैली को लेकर के संदेह पैदा होते हैं। अगर आप संसद में विपक्ष के नेता के द्वारा बोले गए शब्दों को, उनके भाषणों को डिलीट करने, हटा देने, एग्जाम करा देने की प्रवृत्ति आप में रहेगी तो आप गठबंधन की सरकार नहीं चला सकते। क्योंकि गठबंधन में तो असहमति होगी। गठबंधन में लोग आपके ही तरह सोचने वाले लोग नहीं होते, उनमें एक तरह का बने रहिए। परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। अलग तरह की सोच भी होती है। तो अगर गठबंधन चलानी है तो सबसे पहले आवश्यक है कि आपको अपने सहयोगियों का विश्वास हासिल करना पड़ेगा जी। अगर वो लोकसभा के अध्यक्ष अपना चाहते हैं तो यह सबसे बड़ा विश्वास का संकेत है कि वो आप विश्वास नहीं कर रहे हैं कि सरकार अपने सहयोगियों को इंटैक्ट बना रहने देगी, उसमें तोड़ फोड़ नहीं करेगी, उनके सदस्यों को अपने साथ मिलाने का प्रयास नहीं करेगी। यह अविश्वास की जो स्थिति है यह चिंताजनक है। यह संकेत करता है कि यह जो गठबंधन की सरकार है उसकी कार्यविधि क्या हो सकती है। दूसरी चीज, आपको विमर्श के लिए भी स्थान देना पड़ेगा। अगर आप विमर्श को स्थान नहीं देंगे तो भी आपके लिए संकट पैदा होगा। ये प्रमुख चीजें हैं जिनके आधार पे अगर प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यशैली में परिवर्तन नहीं करती है तो यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह गठबंधन सुचारू रूप से काम नहीं करेगा। गठबंधन में जितने सदस्य हैं उनको लचीला होने की अपेक्षा की जाती है। एक दूसरे को सुनने, एक दूसरे के अनुसार अपने आप को समायोजित करने, संशोधित करने और उनके अनुकूल बनाने की क्षमता की बात की जाती है। अगर यह नहीं होता, जो कि अब तक बीजेपी ने दिखाया नहीं है, तो निश्चित रूप से इस गठबंधन को लेकर के जो लोगों के मन में सवाल हैं वो गंभीर से गंभीर होते चले जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच 2-3 खबरें हैं जो अपडेट करना चाहता हूं। एक तो संजय सिंह ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में वो लिखते हैं, न गृह, न रक्षा, न वित्त, न विदेश, न वाणिज्य, न सड़क, न रेल, न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न कृषि, न जल शक्ति, न पेट्रोलियम, न दूरसंचार एनडीए के घटक दलों के हिस्से में आया सिर्फ झुंझुना मंत्रालय। बहुते बेइज्जती है, ये कह रहे हैं संजय सिंह। लेकिन दूसरी तरफ आपको शायद एक सुनील जी सुनील जी यह बात मैंने शुरू में ही कही कि जितने महत्वपूर्ण विभाग हैं वह भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास रखा है। बिल्कुल। जो और यह इस लिहाज से भी कि जो कैबिनेट कमेटी अपॉइंटमेंट होती है, जो कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी होती है, जो कैबिनेट कमेटी पार्लियामेंट्री अफेयर्स होती है, इनमें ये तमाम मंत्री शामिल किए जाते हैं। बिल्कुल। और ऐसा कोई भी विभाग अगर आप उनको नहीं देंगे, गोया कि आप सरकार चलाने में उनसे विमर्श करने के लिए तैयार नहीं।
वो क्या तो यह साफ दिखाई दे राजनीतिक रहा है, साफ दिखाई ये दे साफ दिखाई दे रहा है। सीसीपी हो, सीसीए हो या सीसीएस हो, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये बिल्कुल सही। अभी आने वाले समय में और भी इसीलिए लिख रहे हैं, संजय सिंह लिख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मणिपुर का मामला, थोड़ा सा उसका जिक्र भी यहाँ करना चाहूँगा इस कार्यक्रम में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और उनके काफिले पर आज हमला हुआ। अब कुकी अतिवादियों ने किया या वहाँ पर बाकी किसी ने किया हो, देखा जाएगा। मैतेई ने किया, किसने किया? मैतेई तो नहीं करेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री भी मैतेई हैं, कुकी के बारे में कहा जा रहा है। लेकिन ये मामला लगातार साल भर से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। पिछले साल जहाँ तक मुझे ध्यान है 3 मई को ये इसकी शुरुआत हुई थी, इस घटना की शुरुआत हुई थी, और उसके बाद से ये अभी तक वैसे ही जल रहा है। मणिपुर, चूँकि हम लोग भी गए हुए थे, मणिपुर अपनी टीम गई थी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हुई थी, और मणिपुर और नागालैंड इस एरिया में हम लोग लगभग 4-5 दिन तक रहे थे, और पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट का वातावरण। और इसीलिए इस मणिपुर में 2 सीटें थी, दोनों सीट कांग्रेस जीत कर आई है। लेकिन मणिपुर अभी भी उबल रहा है और उसमें शांति चाहिए। अभी मोहन भागवत का एक ट्वीट आया है और कह रहे हैं मोहन भागवत कि मणिपुर जो है उसको वहाँ शांति व्यवस्था कायम हो, साल भर से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। ये उनका कहना, मोहन भागवत का कहना है। इसलिए चूंकि मोहन भागवत का जिक्र हो रहा था, इसलिए यहाँ उनका नाम मैं ले रहा हूँ। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, कल जिस समय नरेंद्र मोदी इधर शपथ ले रहे थे, उसी वक्त उधर जम्मू में एक आतंकी हमला होता है। एक बस के ऊपर कई जानें चली जाती हैं और कई लोग घायल होते हैं। उसमें से कई लोग जो हैं वो उत्तर प्रदेश के और वाराणसी के हैं, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीत के आए हैं। तो ये कुछ चीज़ें। और इस बीच अभिषेक मनु सिंघवी लिख रहे हैं कि मोदी सरकार की कैबिनेट को देखकर लगता है कि भाजपा शायद खुद नहीं चाहती कि सरकार 5 साल चले। जो बात आप कह रहे थे सुनील शुक्ला जी, अभिषेक मनु सिंघवी देश के वरिष्ठतम वकीलों में से एक ही नहीं, बल्कि ये पूर्व राज्यसभा सांसद एक नहीं बल्कि 3 बार रह चुके हैं, और इस बार उनके साथ खेला हो गया था। उधर हिमाचल प्रदेश में नहीं जीत पाए, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और तमाम मसलों पे, खासकर कानूनी मसलों पे काफ़ी घेरते रहते हैं। लेकिन ये इनका जो ट्वीट है बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर दीपक पाचपुर जी, ये कमेंट जरूर चाहूंगा आपसे कि मोदी सरकार की कैबिनेट को देखकर लगता है कि भाजपा शायद खुद नहीं चाहती कि सरकार 5 साल चले। आपको भी लगता है ऐसा? राजीव जी, देखिए, मोदी जी का जो उद्देश्य था कि एक बार सरकार बनाने का मौका मिल जाए, अभी भी वही प्लान है। अगर गृह मंत्री फिर से अमित शाह को बनाया गया है, तो आप ये समझ लीजिए कि ऑपरेशन लोटस जो है वो फिर से जीवित होगा, वो फिर से एक्टिवेट होगा। इनका पहला टारगेट क्या होगा? इनका पहला टारगेट होगा कि अपने दम पर जो है वो 272 ले आया जाए। हालांकि ये बात जरूर है कि काफी लंबा फासला है, उनको कम से कम 32 लोगों को तोड़ना होगा। लेकिन अगर इनको खुला हाथ दे दिया गया, अब इस समय वो ये करेंगे कि बहुत सावधानी से ऑपरेशन लोटस चलाएंगे। वो किन पे हाथ डालेंगे? जो उन अपने सहयोगी दलों में से नहीं, या तो किसी एक दल को खाना हो तो पूरा का पूरा खाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए किसी में 3 या 4 या 5 लोग हैं, तो वो कोशिश करेंगे कि 5 के 5 जो है एक साथ डिफेक्ट करें और बीजेपी में आ जाए। वो टीडीपी या जेडीयू को भी हाथ नहीं लगाएंगे, वो लगाएंगे या फिर लाएंगे विपक्षी दलों से लाएंगे। एक बार देखिए 272 अगर हो गया तो मोदी जी वापस जो है वो शेर बन। अभी इस समय जो है वो जिन 2 लोगों के बल पे चल रहे हैं, वो जान रहे हैं कि ये एक मजबूर सरकार है, मोदी जी जो है वो बहुत कमजोर है। लेकिन सबसे बढ़िया बात इनमें ये है कि ये महाराष्ट्र में आप तो लंबा समय गुजारे हैं डॉक्टर दीपक पाचपुर जी, महाराष्ट्र में पत्रकारिता की आपने मुंबई रह करके। आपसे जरा समझना चाहता हूं, बहुत सही दिशा में आप इस चर्चा को, अब चूंकि समापन का वक्त हो गया है, लेकिन थोड़ा सा समझना चाहता हूं। महाराष्ट्र में इलेक्शन है, महाराष्ट्र में अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन भी होना है, बृहन मुंबई नगर पालिका उसका भी होना है, और उसके अलावा इसका भी होना है, विधानसभा का भी होना है। आपको लगता है क्या 7 सीटों के साथ जीत कर आए शिंदे, 7 सीटें लेके आए हैं? अजित पवार के पास 1 सीट है, 8 दोनों मिलाकर के, और वहां चुनाव भी है। और शिंदे गुट के नेताओं को तोड़ पाएगी बीजेपी, उनके सांसदों को तोड़ के, मतलब ये दोनों मिला के 8 सीटें अपनी तरफ लेके आएगी। एक बात ये जो कि उनके साथ वाले अभी हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस, एनसीपी या उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र से ही हम इसकी शुरुआत करते हैं जहां ठीक ठाक सीटें हैं।
कांग्रेस के पास 14 सीटें, क्या ये लेके आ सकते हैं? इतना आसान लगता है आज की तारीख में? बहुत आराम से आप, बहुत आसानी से आप जो इस बात को, जिस सेंटेंस को कह रहे हैं कि इनका काम तोड़ने का होगा, ये चाहेंगे, ये सब लोग बोल रहे हैं, दीपक जी ये बात सब कह रहे हैं, लेकिन यहां सवाल उठता है कि क्या इंडिया गठबंधन के नेता इस बात को नहीं जानते हैं? कुछ एक लोगों से मैं बात कर रहा था ऑफ द रिकॉर्ड, तो वो लोग इसके लिए ऑलरेडी, मतलब इंडिया गठबंधन के जो दल हैं, ये चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, तमाम है, ये सब अपने लिए प्लान बी तैयार करके रखे हुए हैं। या तो हम सत्ता में आएंगे, या हम पर अगर हमसे तोड़ने की कोशिश हुई तो हमको क्या करना है, इसकी तैयारियां ऑलरेडी हो रही हैं। तैयारियां इनके घेराव की भी हो रही हैं। अभी तो बहुत कुछ, हम तो चर्चा, अभी मैं बताया ना, हम तो चर्चा हनीमून की कर रहे हैं, जो हनीमून पीरियड चल रहा है अभी मोदी एंड पार्टी, मोदी एंड टीम और इस नई सरकार का। अभी तो हम दूसरे पक्ष की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं कि उधर क्या चल रहा है। कल परसों नरसों में जब चर्चा हम शुरू करेंगे तो उसके भी अंदर खाने बहुत कुछ है, और उससे पता चलेगा कि इस देश में आने वाली ये जो समय है, नरेंद्र मोदी के लिए कितना कठिन और मुश्किल भरा ये समय होने जा रहा है। तो इसीलिए जो आप कह रहे हैं, आपकी ही बात को मैं बड़ी दमदारी के साथ आगे बढ़ा रहा हूं, लेकिन साथ साथ इतना भी है दीपक जी कि यहां पे क्या वो एक महीन सी रेखा नहीं दिखाई देती जहां पर इतना आसान नहीं है अब नेताओं को, या अपने ही जो उनके साथी हैं उनके नेताओं को, उनके सांसदों को तोड़कर अपने साथ मिला पाना? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत आसान है। मैंने तो पहले ही कहा कि एक बहुत बड़ा फासला है। 32 लोग चाहिए आपको अपना बहुमत बनाने के लिए। कठिन तो है, लेकिन जिस महाराष्ट्र की आप बात कर रहे हैं राजीव जी, उसी महाराष्ट्र में ही तो सबसे बड़ा आक्रमण जो है दो पार्टियों को तोड़ के दिखाया भारतीय जनता पार्टी ने। दूसरी बात, मुरली देवड़ा के पुत्र को, मुरली देवड़ा जो खांटी कांग्रेसी था, उसके पुत्र मिलिंद देवड़ा को तोड़ दिया, अशोक चौहान को तोड़ा गया पूरे। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चुनाव के पहले आप देखिए संजय निरुपम जैसा व्यक्ति जो है वो डिफेक्ट करके चला गया। तो आप उदाहरण तो है। मैं ये कह रहा हूं कि इन्हें कोई ऐसा एक टाइम लाइन तो है नहीं कि 3 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर या 2 महीने के अंदर आपको 272 करने हैं। वो कोशिश करते रहेंगे। और इंडिया का सबसे बड़ा जो चैलेंज है, उस चैलेंज को अगर इंडिया ने बनाकर रख लिया, वो ये है कि आप अगर अपने और सदस्यों को टूटने न दे तो। पहले की बात दूसरी थी, आज इंडिया मजबूत है। और कांग्रेस जो है, देखिए कांग्रेस से लोग छोड़ के क्यों जा रहे थे, उसका कारण ये था कि कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही थी। लेकिन आज लोगों को ताकत दिख रही है कांग्रेस की। कांग्रेस एक बहुत बड़ा दल बन के लौटा है, लगभग 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। तो अब जो है तोड़ना बहुत आसान नहीं रहेगा। लेकिन आप तो जानते हैं कि अमित शाह और मोदी जो है वो सत्ता बनाने के लिए और बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो उसका उपाय केवल एक है, किस प्रकार से इन लोगों की दादागिरी को खत्म कर सकते हैं, जेडीयू की और टीडीपी की। उसका एकमात्र उपाय है कि आपको आत्मनिर्भर सरकार बनानी होगी। और आत्मनिर्भर सरकार बनाने का एक ही उपाय है कि आप किसी भी तरीके से 272 ले आइए। तो 272 लाना ही सबसे बड़ा टारगेट होगा। अमित शाह को इतने विरोध के बाद भी अगर उनको फिर से लाया जा रहा है, उनको फिर से गृह मंत्री बनाया जा रहा है, तो आप सोचिए कि गृह मंत्री के पास पिछले लंबे समय से क्या काम रहा है। एक ही काम तो रहा है उनका। एक ही काम यह था कि आप ऑपरेशन लोटस चलाइए, लोगों को गिराइए, पैसे से धमकाइए, अपनी केंद्रीय जांच एजेंसियों का उपयोग कीजिए। बाकी देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति क्या है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। गृह मंत्रालय ने अपना मूल काम तो कभी किया ही नहीं पिछले 10 सालों में। पिछले 10 सालों में गृह मंत्रालय का खासकर 5 साल में जो अमित शाह ने किया वो यही था कि आप डिफेक्ट कीजिए, विपक्ष मुक्त भारत, पहले कांग्रेस मुक्त भारत से उसकी शुरुआत हुई, वही ये करने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के बाद सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आप किस प्रकार से अपने लोगों को रोक के रख सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि पहले के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के सामने यह टास्क कठिन है। और इस समय कांग्रेस को छोड़ के लोग जाने के सहज तैयार नहीं होंगे, जैसे अभी तक जा रहे थे, चुनाव के पहले जा रहे थे। और ऐसे लोग छोड़कर जा रहे थे कि जिसकी हम कभी कल्पना ही नहीं कर सकते थे। गौरव वल्लभ जैसे जो 2 दिन पहले तक सबसे बड़े प्रवक्ता बने हुए थे, प्रभावशाली प्रवक्ता थे कांग्रेस के, वो छोड़कर चले गए। कितने नाम हम यहाँ पर गिनाए, बहुत सारे नाम हैं। तो मुझे ये लगता है कि यही बात है। और दूसरी बात, जो अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं कि जहां जहां आने वाले समय में चुनाव है विधानसभा के, वहां पर अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस ने, तो आप यकीन मानिए कि उसके बाद जो कुछ
लोकसभा में ही जो कुछ होना है वही होगा। अब भारतीय जनता पार्टी का जो पराभव होगा, जो एनडीए सरकार गिरेगी तो फ्लोर पे गिरेगी। राज्यों में आप डट के अगर आपने मुकाबला कर दिया, यही दो चैलेंज है आपके पास कि चुनाव बहुत बढ़िया ढंग से लड़िए और दूसरी बात कि आप अपने गठबंधन को बनाए रखिए, लोगों को टूटने मत दीजिए। अब लोगों को आशा है कांग्रेस से, इतने आसानी से उनको नहीं तोड़ा जा सकेगा। आप जो कह रहे हैं प्लान बी, देखिए ये तो किसी की मर्जी पे होता है, आप जितना बड़ा भी प्लान बना के रखें, लेकिन अगर कोई लालच में आ ही जाता है, कोई डर ही जाता है, तो कोई क्या कर सकता है। अशोक चौहान जैसा व्यक्ति जब जाके रोता है सोनिया गांधी के पास कि मैं क्या करूं, मैं जेल में जाने से डरता हूं, इसलिए मैं पद छोड़ रहा हूं, कांग्रेस को छोड़ रहा हूं, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन अब लोग बहुत आसानी से नहीं छोड़ेंगे कांग्रेस या कोई भी विरोधी दल। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का ऑपरेशन लोटस जो है उतना तेजी से नहीं हो सकेगा, उतने प्रभावशाली ढंग से नहीं हो सकेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यही टसल है, और इस टसल में जो जीत गया वही जो है 2029 का चुनाव भी ले जाएगा, या हो सकता है कि उसके पहले अगर मध्यावधि चुनाव हो जाए, जैसे का अनुमान है या कहा जा रहा है कि हो सकता है सरकार पूरा कार्य न कर सके, तो भी जीतने वाला वही होगा जो इस लड़ाई में जीत सकेगा। राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्लोजिंग के लिए आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या कुछ आप देखते हैं यहां से? यहाँ से राजीव जी मुझे लगता है कि देखिए जो चर्चा चल रही है उस चर्चा में ऐसा लगता है कि मोदी जी और अमित शाह जी ये प्रयास तो करेंगे कि 272 वो कर लें, और इस करने के चक्कर में ये गच्चा खाएंगे, क्योंकि देखिए उनको जल्दी है। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले पहले वो सब ये करना चाहेंगे कि ऐसा सब इंतजाम कर लिया जाए, और इसी करने के चक्कर में ही गच्चा खाएंगे, क्योंकि वो बिना इसके राजीव जी राजनीति कर नहीं सकते, और राजनीति जब ये कर नहीं सकते तो ये काम वो करेंगे अवश्य, और जब ये करेंगे तभी वो गच्चा खाएंगे, तभी सरकार गिरेगी। यानी कि वो सरकार अपनी खुद गिरवाएंगे अपने कर्मों से, कोई दूसरा नहीं गिराएगा। इंडिया गठबंधन उनकी सरकार नहीं गिराएगा, ये सरकार नरेंद्र मोदी अमित शाह खुद गिराएंगे, और 272 के चक्कर में ही गिराएंगे राजीव जी। इनका जो पूरा लक्ष्य है 272 का, जिसमें चूक गए, अभी जनता ने इनको छटा बता दी, और हालांकि इंतजाम करने की कोशिश की थी, जिस तरीके से ईवीएम की गड़बड़ियां सामने आ रही है, चुनाव का सब मामला आ रहा है सामने, और हम लोग का जो पोल था वो निश्चित तौर पर एकदम सही बैठा रहा है, 200-205 के आसपास ही आ रहे थे। तो जो इंतजाम कर लिए हैं, तो उस इंतजाम में भी जो चूक गए तो उस इंतजाम को इसी तरीके से पूरा करना चाहेंगे। दूसरा ये राजीव जी देखिए, करेंगे अपने ही लोगों के ऊपर काम, ये इंडिया गठबंधन के ऊपर नहीं करेंगे। अभी इंडिया गठबंधन के अगर ऊपर करेंगे तो वहां से उनको तोड़ने में आज कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि इंडिया गठबंधन के लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि ये सरकार गिरेगी और इंडिया की सरकार बननी है। ये राजीव जी किसी बच्चे से आप पूछिए, वो मतलब जिसको राजनीति की एबीसीडी नहीं आती है, वो भी इस बात को बता देगा कि मोदी जी की ये सरकार नहीं चलने वाली, ये गिरेगी और इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। ये बात सबके दिमाग में है, तो ये जानते हो तो इंडिया गठबंधन से कोई टूटने वाला नहीं है। ये जो भी कुछ काम करेंगे ये अपने ही लोगों के ऊपर करेंगे, और जब ये अपने ही लोगों के ऊपर करेंगे तो उसी में ये गच्चा खाएंगे। देखिए महाराष्ट्र का चुनाव पहले, तो सबसे पहले महाराष्ट्र के ऊपर ही कार्रवाई करेंगे, वहीं से इनको सब कुछ शुरुआत करनी है। इधर जो सूचना मिल रही है राजीव जी, वो सूचना ये है कि शिवसेना के सांसद जो है वो सभी जो है वो जाकर के मिल चुके हैं उद्धव ठाकरे से, उनकी मुलाकात हो चुकी है। एक तो इन्होंने ये किया कि जीतनराम मांझी को तो आपने कैबिनेट का मिनिस्टर दे दिया, और 7 सांसद लेकर के एकनाथ शिंदे आए हैं, उनको आपने राज्य मंत्री पकड़ा दिया। तो यानी कि आपने उनको सम्मान दिया ही नहीं। आप समझ रहे कि ये तो आप उधार खाते के हैं, जैसे आए थे इनको लेकर के आए थे, शिंदे को मुख्यमंत्री बनवा दिया हमने तोड़ करके, यही एहसान होते रहा है, तो इनको क्यों दिया जाए। तो ये जो रणनीति है, ये सोच जो है, ये इनको नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि सबसे पहले एक काम जो है एकनाथ शिंदे की शिवसेना पर ही लगाने की कोशिश करेंगे, और वो लोग भी अब ये नहीं टूटेंगे, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि जब अलग हमारी एंटिटी है, जब हमारी अलग ताकत है, तब आप हमको कुछ नहीं दे रहे हैं, तो आपके शामिल हो जाएंगे, तब हम हमको क्या देंगे। तो इसलिए इनके साथ ना जाकर के वो भी इंडिया गठबंधन की तरफ ही जाएंगे। तो ये अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, और अमित शाह को गृहमंत्री बनाने का मतलब ही राजीव जी है कि मोदी जी तय कर चुके हैं ये सरकार गिरानी है जी, क्योंकि अमित शाह की सरकार में गृहमंत्री होने की का मतलब ये है कि मोदी की गारंटी है ये सरकार गिरनी, मोदी की गारंटी है कि ये सरकार गिरनी है। और अभिषेक मनु सिंघवी भी कह रहे हैं कि इस ढंग से जैसा पोर्टफोलियो बांटा गया है मोदी सरकार की कैबिनेट को देखकर लगता है कि भाजपा शायद खुद नहीं चाहती कि सरकार 5 साल चले। और उधर संजय सिंह कह रहे हैं कि न गृह, न रक्षा, न वित्त, न विदेश, न वाणिज्य, न सड़क, न रेल, न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न कृषि, न जल शक्ति, न पेट्रोलियम और न ही दूरसंचार एनडीए के घटक दलों के हिस्से में आया, सिर्फ झुंझुना मंत्रालय। झुंझुना मंत्रालय बहुत ही बेइज्जती है, ये कह रहे हैं। और इसके साथ साथ इतना तय
तय मांगनी कि जितनी जो पोर्टफोलियो बांटा गया है, ये इससे साफ लगता है कि नरेंद्र मोदी ने सोच लिया है कि अब या तो अपनी ही जो अपनी चलाते रहे हैं अपनी चलानी है। और आप याद कीजिए, आप तमाम साथी हम लोग पिछले 2-3 दिनों से यही कह रहे थे कि सबसे पहले यह देखना होगा कि कौन कौन मंत्रिमंडल में आता है और मंत्रिमंडल में पोर्टफोलियो क्या दिया जाता है। अब इस पोर्टफोलियो को देखने के बाद यह साफ समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी पिछले 20-22 साल से जिस ढंग से सरकार चलाते आए हैं उसी रफ्तार से वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन गठबंधन की सरकार कहीं इन्हें और उनके घटक दल इस रफ्तार में ब्रेक न लगा दे। आने वाला वक्त बताएगा ये ब्रेक कितना मजबूती के साथ लगाया जाता है या नरेंद्र मोदी उसको पार कर जाते हैं, उस ब्रेकर को देखा जाएगा आने वाले वक्त में। इस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।